जेम्स वॉरेन जोन्स या जिम, जैसा कि उन्हें जाना जाता था, अपने अनुयायियों पर पूरा नियंत्रण रखते थे। आखिरकार इसी वजह से 900 से ज्यादा लोगों ने सामूहिक हत्या और आत्महत्या में अपनी जान गंवा दी। युद्ध और आतंकवाद को छोड़कर आधुनिक इतिहास में किसी एक व्यक्ति के कारण हुई मौतों की ये सबसे बड़ी संख्या है। कई बार आप सोचेंगे कि समझदार लोग इस आदमी के ऐसे प्रभाव में क्यों आ गए कि वे उसके लिए जान देने को तैयार हो गए। ज्यादातर सीरियल किलर्स की तरह इसकी शुरुआत भी बचपन से हुई थी। आइए जिम जोन्स के दिमाग पर एक नजर डालते हैं। ये सब उसकी मां लिनेटा से शुरू हुआ, जो कुछ हद तक भ्रमित महिला थीं। अक्सर अपनी विरासत और पृष्ठभूमि के बारे में झूठ बोलती थीं, यहां तक कि अपने नाम के बारे में भी। उनका असली नाम लिनेटा था। उन्होंने अपने रंग के आधार पर मूल अमेरिकी वंश होने का दावा किया, हालांकि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो आत्माओं और पुनर्जन्म में विश्वास करती थीं और मानती थीं कि वो पिछले जीवन में भी थीं। वह एक बहुत महत्वपूर्ण महिला थीं और अपने वर्तमान जीवन में भी वह उसी को दोहराएंगी। हालांकि चीजें उनकी सोच जैसी नहीं हुईं। जब वो पहले बच्चे के साथ गर्भवती थीं, उनके माता पिता का निधन हो चुका था और वो अपने तीसरे पति जॉन हेनरी जोन्स, प्रथम विश्व युद्ध के सैनिक, से शादी कर चुकी थीं। जॉन एक जर्मन गैस हमले में फंस गए थे, जिससे उनके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा और वे अपनी बाकी जिंदगी के लिए विकलांग हो गए। जॉन लिनेटा से उम्र में बड़े थे, लेकिन असल अंतर पता नहीं, क्योंकि लिनेटा ने अपनी जन्मतिथि झूठ बताई थी। जब लिनेटा ने जॉन से शादी की तो उन्हें लगा कि वो एक प्रतिष्ठित परिवार में शादी कर रही हैं और उन्हें उम्मीद थी कि उनकी जिंदगी आरामदायक और लाड़ प्यार में बीतेगी। लेकिन वो पूरी तरह गलत थीं। जोन्स के परिवार ने सिर्फ इंडियाना के क्रीट में एक छोटा खेत दिया। नवविवाहित जोड़ा खेती में असहाय था, इसलिए जॉन को आजीविका के लिए सड़कों पर काम करना पड़ा। इस काम से उसके फेफड़ों की हालत और बिगड़ जाती थी, जिससे खेत पर काम करने की ताकत बहुत कम रह जाती थी। जब पति मुश्किल से बोलते थे, लिनेटा की जिंदगी बहुत अकेली हो गई थी। उसकी समाज में घुलने या स्वीकार होने में असमर्थता ने भी मदद नहीं की। उसका सार्वजनिक रूप से गाली देना और धूम्रपान करना स्थानीय लोगों की नाराजगी भरी निगाहों का कारण बनता था। हालात तब और भी खराब हो गए जब लिनेटा गर्भवती हो गईं और 13 मई 1931 को उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने जेम्स वॉरेन जोन्स रखा। बाद में उन्होंने दावा किया कि इस बच्चे को जन्म देना उनका भाग्य था, क्योंकि वो एक महान व्यक्ति बनेगा। आर्थिक दबाव और जॉन की खराब सेहत के चलते उन्हें खेती की जमीन खोनी पड़ी और किराए के घर में जाना पड़ा। वो घर साधारण लेकिन पर्याप्त था। जॉन को स्थानीय लोग पसंद करते थे, मगर लिनेट को नहीं। हालांकि जो सबसे बड़ी बात थी जिसने इस परिवार को इलाके के लगभग सभी लोगों से अलग कर दिया था, वो थी उनका रविवार को चर्च न जाना। सिर्फ जोन्स परिवार की अच्छी प्रतिष्ठा ने ही उन्हें समुदाय से पूरी तरह बहिष्कृत होने से बचाया था। जब जेम्स छोटे थे, जोन्स परिवार ने जॉन और लिनेट को आर्थिक रूप से सहारा दिया, लेकिन जैसे ही वो स्कूल गए, वो समर्थन बंद हो गया। इसलिए 1936 की शरद ऋतु में लिनेट को नौकरी ढूंढनी पड़ी। परिवार का जीवन बहुत उदास था। जॉन इतने बीमार थे कि काम नहीं कर सकते थे और मुश्किल से बोल पाते थे। उनकी पत्नी फैक्ट्री में काम करती थीं, लेकिन उन्हें लगता था कि वो इससे बेहतर हैं, जिससे उनके हालात को लेकर उनकी नाराजगी और हताशा बढ़ गई। जल्द ही वे दोनों ऑड कपल के नाम से जाने जाने लगे, लेकिन ऐसा लगता है कि उनका बेटा जितना अजीब होता जा रहा था, उतना अजीब वे नहीं थे। अपनी छोटी उम्र के अधिकांश समय में छोटा जिमी, जैसा कि उसे जाना जाता था, उपेक्षित रहा। उसकी मां ममतामयी नहीं थीं और उसके पिता उसकी देखभाल करने के लिए बहुत बीमार थे। जब उसकी मां काम पर होती थीं, तो जिमी अक्सर सड़कों पर भटकता रहता था और वो उसे तब तक घर से बाहर ही बंद कर देती थीं जब तक वो वापस नहीं आ जाती थीं।
सौभाग्य से उसकी आंटियां और आमतौर पर समुदाय के लोग उसकी देखभाल करते थे, और जब वह भूखा होता था तो उसे खाना खिलाते थे। जिमी हमेशा विनम्र और उदारता के लिए आभारी रहता था, और उसने समुदाय की उन महिलाओं के साथ एक रिश्ता बना लिया था जो उसे मां की तरह देखना और उसकी देखभाल करना चाहती थीं। एक महिला, खासकर मर्टल कैनेडी, उन पर गहरा असर डालती थीं। एक अत्यंत धार्मिक और दयालु महिला जो अपने विश्वास की सीमाएं लांघ जाती थीं। उनके पति लिन के नाजरीन चर्च में पादरी थे। नाजरीन एक ईसाई संप्रदाय था जो पारंपरिक सोच रखता था और नाचने, शराब पीने, गाली देने को गलत मानता था। वे महिलाओं से बाहें और टांगें हर समय ढके रखने को कहते हैं ताकि पुरुषों की पापपूर्ण वासना से बचा जा सके। मर्टल अपने चर्च में स्थानीय लोगों को शामिल करने की कोशिश के लिए भी प्रसिद्ध थीं, और उन्होंने दावा किया था कि अगर वे शामिल होते हैं तो उन्हें अगले जीवन में निश्चित रूप से महिमा मिलेगी। मर्टल ने जिमी को चर्च के लिए उपयुक्त उम्मीदवार माना क्योंकि उसमें विश्वास नहीं था, और जैसे ही जिमी ने उसके लिए बेक किए गए पाइस को आभारपूर्वक स्वीकार किया, मर्टल ने यीशु के शुभ संदेश का प्रचार करने का मौका पकड़ लिया। जल्द ही वो छोटा लड़का हर रविवार मर्टल के साथ चर्च जाने लगा, और उसने आदर्शवाद को स्पंज की तरह आत्मसात कर लिया। हालांकि जिमी अन्य धर्मों के बारे में जानने के लिए उत्सुक था, और उसने मेथोडिस्ट, क्वेकर और डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट की सभाओं में जाना शुरू कर दिया, और जहां आवश्यकता थी वहां उसने बपतिस्मा भी लिया। ये प्रथा लिन के गहरे धार्मिक समुदाय में अनसुनी थी, जिससे लोगों को लगा कि जिमी जोन्स और उसका परिवार अजीब हैं। मर्टल को दुख हुआ कि जिमी बचपन से नाजरीन संप्रदाय के प्रति समर्पित नहीं था। जिमी अपने कामों का आसानी से बहाना बना लेता था, और मर्टल उसकी हर बात पर यकीन करती थी और अब भी उस पर जान छिड़कती थी। अपनी बाकी जिंदगी में जिमी मर्टल कैनेडी के संपर्क में रहा, वही महिला जिसने उसे धर्म से परिचित कराया था। जिमी की धर्म में रुचि बढ़ने के साथ ही उसे मौत में भी अस्वस्थ रुचि हो गई, और वो सड़क पर मरे जानवरों और दूसरे मरे हुए जंगली जीवों को उठाने लगा। वो इलाके के दूसरे बच्चों को बुलाता था ताकि वे उन मरे हुए जानवरों के लिए उसके किए गए भव्य अंतिम संस्कारों में शामिल हों। वो शवों को दफनाने से पहले प्रार्थना और उपदेश देता, फिर उन्हें गत्ते के डिब्बों में दफनाता था। जब जिमी 10 साल का था तब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया और अमेरिका पर युद्ध का बुखार छा गया। बच्चों के लिए अपने नायकों की नकल करना, जैसे अमेरिकी सैनिकों, नाविकों और पायलटों की तरह बनना, आम बात थी। लेकिन जिमी ऐसा नहीं था। उसकी दिलचस्पी नाजियों और हिटलर में थी, और वो उनके शासन से बहुत प्रभावित था, खासकर उनके नेताओं के भाषणों से। उसने अपने छोटे कजिन से कहा कि वे नाजी स्टॉर्म ट्रूपर्स बने और वह खुद हिटलर बने। लेकिन असली चिंता तब थी जब 1945 में हिटलर ने आत्महत्या कर ली। जिमी इससे प्रभावित हुआ। जिमी के पसंदीदा विषयों में से एक, जिसके बारे में वह बहुत छोटी उम्र से बात करना पसंद करता था, वह था सेक्स। वह अक्सर बच्चों को अपने आसपास इकट्ठा करता था ताकि सेक्स से जुड़ी बातों और जो कुछ वह जानता था उसके बारे में बात कर सके। हालांकि उसने इतनी छोटी उम्र में ये बातें कहां से सीखी थीं, ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन धर्म के साथ साथ ये उसके पसंदीदा विषय थे जिनके बारे में वो बात करना पसंद करता था। ज्यादातर मामलों में समुदाय ने जिमी और उसके जुनूनी उपदेशों को स्वीकार किया। आखिरकार वह एक उपेक्षित छोटा लड़का था जिसके लिए उनमें से ज्यादातर लोग अब भी सहानुभूति महसूस करते थे। लेकिन जैसे जैसे वह किशोरावस्था में पहुंचा, उसका अजीब व्यवहार और अधिक स्पष्ट होने लगा। वह सुंदर युवक बनता जा रहा था। आंखें गहरी थीं और बाल काले, लेकिन वह घुल मिल नहीं पाया। जहां उसकी उम्र के लड़के जीन्स और शर्ट पहनते, वो रोज अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनता था, जैसे हर दिन रविवार हो। उसकी आदत थी कि वह केवल उन्हीं को जवाब देता था जो पहले उससे बात करते थे। जिमी ने लड़कियों में भी दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था, और एक बार उसने एक लड़की का लगातार पीछा किया, जबकि उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड था और वह जिमी में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखती थी। जिमी एक नए धर्म में भी पूरी तरह से डूब गया था जो शहर में आया था। इसे मिस्टर मैकफारलैंड नाम के एक आदमी ने शुरू किया था, जिसने एक पुरानी दुकान ले ली और वहां एक एपोस्टोलिक चर्च खोल दिया। उसके प्रवचन बहुत ऊंची आवाज में होते थे और अनुयायी अक्सर फर्श पर लौटते, गाते या नाचते थे। स्थानीय लोग उन्हें होली रोलर्स कहते और इसे धर्म से अधिक मनोरंजन मानते थे। लेकिन जिमी प्रभावित हुआ और इन्हीं प्रवचनों ने उसके भविष्य की नींव रख दी।
1948 में लिनेट ने आखिरकार अपने पति को छोड़ दिया। 24 साल बाद वो सब सहकर जिमी के साथ रिचमंड चली गईं, ताकि नए प्रेमी के पास रह सके। जिमी को अपने पिता से कम प्यार और सहानुभूति थी, जिन पर उसने झूठा आरोप लगाया कि वे उसके और मां के प्रति हिंसक थे। असल में जॉन इतने बीमार थे कि चलना बोलना भी मुश्किल था। हमला करना तो नामुमकिन था। उनके जाने के बाद जॉन ने घर छोड़कर होटल के कमरे में रहना शुरू किया, जहां मई 1951 में श्वसन रोग से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी और बेटे अंतिम संस्कार में नहीं गए, लेकिन लिनेटा के लिए उनका अमर प्रेम उनकी कब्र पर दिखा, जहां एक तरफ उनका नाम, जन्म और मृत्यु की तारीख, दूसरी तरफ पत्नी का नाम और जन्मतिथि लिखी थी। रिचमंड में जिमी आसानी से घुल मिल गए और लिन की तरह अलग नहीं दिखते थे। वहां के बच्चे अच्छे कपड़े पहनते थे। उन्होंने स्कूल के क्रिश्चियन यूथ फेलोशिप से कुछ दोस्त बनाए। वे जल्दी स्कूल से गैर हाजिर रहने लगे और फुल टाइम नौकरी करने लगे। रात में रीड मेमोरियल हॉस्पिटल में ऑर्डरली बने। सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्हें सबसे अप्रिय कामों में से एक सौंपा गया, जिसमें उनका मृत शरीरों और बहुत बीमार लोगों से सामना हुआ। पर उन्होंने देखा कि वे मुश्किल और दुखी मरीजों से भी अच्छा संबंध बना सकते थे। उनकी याददाश्त इतनी अच्छी थी कि वे सभी मरीजों के नाम और बीमारियां याद रखते थे। वे उनके शर्मनाक निजी पलों, जैसे गंदे डायपर बदलना भी मजेदार बना देते थे। सकारात्मक रवैये और दोस्ताना व्यवहार के कारण उन्हें वरिष्ठों से बेहतरीन प्रदर्शन समीक्षाएं मिली। अस्पताल में काम करने से उन्होंने अपने करियर पर सवाल उठाए। पहले वे पादरी बनना चाहते थे, अब चिकित्सा क्षेत्र में करियर सोच रहे हैं। उनके मन बदलने की एक वजह और थी। वे मार्सेला बाल्डविन नाम की लड़की से मिले थे। वो रीड अस्पताल में सीनियर नर्सिंग छात्रा थीं। मार्सेला 17 साल के जिमी से 3 साल 6 महीने बड़ी थीं और वो एक सम्मानित ईसाई परिवार से थीं। वो जिमी पर फिदा हो गई थीं और लगभग तुरंत ही उनसे प्यार कर बैठीं, यहाँ तक कि उनके साथ रहने के लिए अपनी यात्रा की योजनाएं भी टाल दीं। हालांकि उसके माता-पिता जिमी के रूखे व्यवहार, राजनीतिक विचारों और बचकानी बातें देखकर प्रभावित नहीं थे। वे चाहते थे कि मार्सेला किसी सभ्य व्यक्ति को चुने, लेकिन अपनी इकलौती संतान की खातिर उसे मौका देने को तैयार थे। मार्सलीन और जिमी की शादी 12 जून 1949 को रिचमंड के ट्रिनिटी मेथोडिस्ट चर्च में एक पारंपरिक ईसाई समारोह में हुई थी। शादी के बाद ये जोड़ा उसके माता-पिता के साथ रहा। जल्द ही जिमी की अपनी नई सास से बड़ी बहस हो गई, जब उन्होंने कहा कि अलग-अलग नस्लों के लोगों का आपस में विवाह करना ईसाई धर्म के खिलाफ है, तो जिमी असहमत होकर सामान पैक कर लिया। मार्सेला के साथ मार्सेलीन ने भी घर छोड़ा और लंबे समय तक उन्होंने अपनी बेटी को नहीं देखा। दंपति ब्लूमिंगटन चले गए। यही मार्सेला को पता चला कि उसके पति की असली मान्यताएं क्या थीं। जब जिम ने कहा कि वो उसके भगवान में विश्वास नहीं करता, यानी बाइबल के उस भगवान में जिस पर विश्वास करते हुए वो पली बड़ी थी, इस खुलासे से दोनों में अक्सर मतभेद होने लगे। मार्सेला ने जिम से उसे ईसाई समझकर शादी की थी, लेकिन उसके अलग विश्वास और समाजवादी विचारों के चलते तलाक तक का सोच लिया था। एक मां ने उसे धैर्य और सब्र रखने की सलाह दी। आखिरकार मार्सेलीन और जिम परिवार से मिल गए और मार्सेलीन के 10 साल के चचेरे भाई रॉनी को भी साथ रखा, क्योंकि उसकी मां अस्थिर थी। हालांकि जिम उस लड़के से अनुचित बातें करता था, जिससे वो अपनी उम्र से ज्यादा अंतरंग बातें जानता था। जिम लगातार रॉनी की मां की बुराई करता था, जो रॉनी को पसंद नहीं था। उस जोड़े ने जब उसे माता पिता मानने को कहा, तो उसने मना कर दिया, जिसे जिम ने अपनी और मार्सेलीन की दयालुता का विश्वासघात समझा। जब रॉनी ने उनके गोद लेने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तो मार्सेला पूरी तरह टूट गईं। कुछ समय बाद वे एक और बच्चे एग्नेस की ओर मुड़े, जिससे जोन्स की सोमरसेट चर्च में मुलाकात हुई थी। वह 11 साल की थी। हालांकि यह रहस्य है कि वह जोन्स परिवार के साथ कैसे रहने आई। एग्नेस को गोद लेने के बाद जिम फिर से मेथोडिस्ट चर्च की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने पहले उनके उपदेशों के प्रति अपनी नापसंदगी जाहिर की थी, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपना रुख बदल लिया है। अब उन्होंने गरीबी को ऊंचा दिखाने वाला नया औपचारिक सामाजिक विश्वास अपनाया था। सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जेल सुधार और सबसे महत्वपूर्ण, जिम के लिए नस्लीय एकीकरण।
मेथोडिस्ट चर्च के इस नए संकल्प ने जिम को मेथोडिस्ट पादरी बनने की घोषणा के लिए प्रेरित किया, जो उसकी पत्नी और उसके परिवार को बहुत पसंद आया। एक ऐसे चर्च की तलाश में जो उसे छात्र पादरी के रूप में स्वीकार करे, जिम और उसका परिवार अश्वेत चर्चों की सभाओं में भाग लेने लगे। जिम को यह माहौल बहुत पसंद आया और आमतौर पर वहां उपस्थित होने वाला एकमात्र श्वेत परिवार होने के बावजूद वह वहां खुद को पूरी तरह अपने माहौल में महसूस करता था। गाना, नाचना और अक्सर शारीरिक सहभागिता वाले उपदेशों में भाग लेना। परिवार ने कई नए दोस्त बनाए और उत्साह से शामिल हुआ। 21 साल की उम्र में जिम इंडियानापोलिस के सोमरसेट मेथोडिस्ट चर्च में छात्र पादरी बने और पहली बार छोटी मंडली को उपदेश दिया। जिम के लिए यह उसके सपने की शुरुआत थी, लेकिन चीजें उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई। उन्हें उपदेशों पर नियंत्रण नहीं था और मंडली को सांप्रदायिक विभाजनों और जरूरतमंदों की मदद पर आक्रामक उपदेश देने की अनुमति नहीं थी। असल में एक छात्र के रूप में उनके पास बिल्कुल भी अधिकार नहीं था और वो इस बात से निराश थे कि सेवाएं नीरस और सीमित थीं और वह उस सहज आनंदमय पूजा को मिस कर रहे थे जो उन्होंने अफ्रीकी अमेरिकी चर्चों में देखी थी। जिम इतने निराश हुए कि वे धार्मिक जागृति सभाओं में जाने लगे। उन्होंने बचपन में लिन में इन सभाओं में भाग लिया था और विभिन्न प्रचारकों के धर्म के प्रति व्यक्तिगत दृष्टिकोण से प्रभावित हुए थे। इन आयोजनों में कोई रोक-टोक नहीं थी, चाहे वे पार्क में वक्ताओं के छोटे समूह हों या बड़े स्थलों पर आयोजित बड़े कार्यक्रम। जिम ने देखा कि लोकप्रिय प्रचारकों से कितनी कमाई हो सकती है, जिनके अनुयायी उन्हें सुनने आते थे, और वे लोग उस दिन की गई चंदा वसूली में अपनी थोड़ी बहुत बची हुई रकम भी खुशी-खुशी दे देते थे। हालांकि जिम समझदार था, उसे पता था कि वह तुरंत प्रचार नहीं कर सकता। उसे पहले अपनी कला सीखनी थी। इसलिए वो इंडियाना, ओहायो, इलिनॉय और मिशिगन के छोटे शहरों में नियमित रूप से प्रार्थना और चंगाई सेवाओं में जाने लगा। और अपनी लगभग फोटोग्राफिक मेमोरी का इस्तेमाल करते हुए उसने ये नोट किया कि क्या काम करता है और क्या नहीं। उसे लगा उसकी सबसे बड़ा आकर्षण चंगाई थी। इसमें शैतान भगाना, कैंसर व अन्य बीमारियां ठीक करना, अंधों को देखने और लंगड़ों को चलने लायक बनाना शामिल था। हाथ रखकर या प्रभु से जोर से प्रार्थना कर। सफल चंगाई करने वालों को शोहरत और दौलत मिलती थी और जिम को विश्वास था कि वो भी ऐसा बन सकता है। जिम ने बोलने से पहले भीड़ में घुलना मिलना शुरू कर दिया। उनकी बातचीत को ध्यान से सुनना, जो वे कह रहे थे उसे याद रखना या नोट्स बनाना, साथ ही उनके नाम और बीमारियों को भी याद रखना। वह प्रचार करते समय इन नामों में से कुछ पुकारता था। हैरान दर्शकों को लगा कि प्रभु उनकी परेशानियों से अवगत हैं और अपनी सहानुभूति जिम के जरिए जता रहे हैं। फिर वो उन्हें यह आश्वासन देता था कि भगवान उनकी देखभाल कर रहे हैं और उन्हें ठीक करने के लिए हस्तक्षेप करेंगे। दर्शक चौंक गए कि ये अनजान व्यक्ति उनके बारे में इतनी निजी बातें जानता था जो उसे भगवान से मिली थी। यहां तक कि उसकी पत्नी मार्सेलिना भी हैरान रह गई थी। पुनरुत्थान सभाओं में खबर फैल गई कि एक युवा प्रचारक है जिसे भगवान की शक्तियां मिली हैं, जो मन पढ़ सकता है और प्रभु की ओर से सांत्वना देता है। कोलंबस में प्रचार करते हुए उसे और बड़ी सफलता मिली। उसने सभा को बताया कि एक बूढ़ी औरत जो सफेद कपड़े पहने थी उसे अपने पास बुलाया और कहा, मैं महसूस करती हूं कि तुम एक भविष्यवक्ता हो। तुम्हारी आवाज सब जगह सुनी जाएगी और आज रात से सेवकाई शुरू होगी। उस रात हमेशा की तरह उसने जिनके नाम चुपके से सुने थे उन्हें पुकारा और वे चमत्कारिक ढंग से ठीक हो गए, या कम से कम उन्हें लगा कि वे ठीक हो गए हैं। यहां तक कि जिम के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था कि ऐसा कैसे हुआ। जैसे जैसे उसकी लोकप्रियता बढ़ी, उसने अपने उपचार संबंधी प्रवचनों में नस्ली एकीकरण, युद्ध और समान अधिकारों पर अपने व्यक्तिगत विचार भी शामिल करने शुरू किए। ऐसा करने से उसने कुछ श्वेत ईसाई दर्शकों को खो दिया, लेकिन इसके बावजूद वह हर मौके पर अपने विश्वासों को व्यक्त करता रहा। जिम की लोकप्रियता और कट्टर विचारों के चलते सोमरसेट चर्च में उसकी भूमिका मुश्किल हो गई और अंततः उसे हटा दिया गया। उसका कहना था कि उसने मंडली में अश्वेत सदस्यों को शामिल करने के लिए ऐसा किया। ये एक ऐसी बात है जिसे सालों बाद चर्च ने नकार दिया।
उनका कहना था कि असली वजह यह थी कि जिम झूठा और चोर था। 1954 में जिम ने इंडियानापोलिस के एक झुग्गी इलाके में रॉन हेल्डेमन के कार्यालय का दौरा किया। रॉन क्वेकर चर्च के इनर सिटी कार्यक्रम के निदेशक थे, जो शहर की गरीब अश्वेत आबादी की मदद करता था। जिम ने प्रस्ताव दिया कि वो उस इलाके में कम्युनिटी यूनिटी नाम से चर्च स्थापित करना चाहते हैं। यह सभी का स्वागत था, रंग मायने नहीं रखता। रॉन जोन्स के आकर्षण और इस परियोजना के प्रति उनके उत्साह से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने जोन्स को बिना किसी शुल्क के अपना कार्यालय और अपनी सचिव साझा करने की अनुमति दे दी, और इसी तरह कम्युनिटी यूनिटी चर्च की स्थापना हुई। शुरुआत में इसके कम ही अनुयायी थे, अधिकतर बुजुर्ग अश्वेत महिलाएं थीं, लेकिन चर्चा फैलने पर मंडली बढ़ने लगी। जोन्स न केवल प्रभु का उपदेश देते थे, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में व्यावहारिक मदद और सलाह भी देते थे। ये चीज उस इलाके के अन्य चर्चों में नहीं मिलती थी। जोन्स ने बहुत मेहनत की। कई बार उनकी सेवाएं इतनी लंबी होती थीं कि वो मुश्किल से बोल पाते थे। उनकी मंडली के लोग रोजमर्रा की बढ़ती समस्याएं सुलझाने में उनसे मदद मांगते थे, जिससे वो थक जाते थे। वे पैसा नहीं कमा रहे थे, क्योंकि उनके अनुयायी अमेरिका के सबसे गरीब लोग थे, इसलिए चंदा भी कम ही मिलता था। जिम अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए छोटे मोटे काम करते थे, और मार्सेलीन अब भी एक नर्स के रूप में पूरा समय काम करती थीं। कम्युनिटी यूनिटी सफल रही, लेकिन आर्थिक रूप से नहीं, और जिम को विस्तार के लिए पैसे चाहिए थे। वह फिर से पुनरुत्थान सभाओं के दौर और अपने चंगाई वाले भाषणों की ओर लौट आए। उन्होंने अपनी जासूसी और संयोगवश चमत्कारी इलाज जारी रखा, और भीड़ बढ़ती गई। कुछ जगहों पर लोगों को लौटाया जा रहा था। पुनरुत्थान सर्किट पर उनकी लोकप्रियता ने लोगों को कम्युनिटी यूनिटी चर्च की ओर आकर्षित किया, जहां अब उनके अनुयायियों में काले और गोरे दोनों शामिल थे। जोन्स का उद्देश्य सभी अनुयायियों को समाजवाद अपनाने के लिए प्रेरित करना और नस्लवाद से लड़ना था। काले लोगों के हितों की रक्षा, बुजुर्गों के लिए नर्सिंग होम, जरूरतमंदों को कपड़े, नशेड़ियों वैश्याओं का पुनर्वास और गरीबों को भोजन आवास देने के लिए सरकारी सहायता का अभियान। हालांकि कम्युनिटी यूनिटी चर्च में उनके नए अनुयायी उनसे उम्मीद कर रहे थे कि वह पुनरुत्थान सर्किट पर देखी गई चमत्कारी चिकित्सा को जारी रखेंगे। सीमित क्षेत्र में होने से उन्हें दिक्कतें आईं, क्योंकि बड़ी सभाओं में अपनाई जाने वाली कान लगाने की तरकीबें उन लोगों पर काम नहीं करती थीं जिन्हें वह जानता था और जो नियमित रूप से आते थे। तभी उन्होंने भरोसेमंद सदस्यों को अपने आदमी के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। उन्हें इस्तेमाल करके उन्होंने यह भ्रम पैदा किया कि वे चमत्कारिक रूप से कैंसर जैसी बीमारियां दूर कर रहे हैं और लोगों को ठीक कर रहे हैं। जोन्स उस पीड़ित व्यक्ति का नाम लेते थे, जिसे फिर बाथरूम तक ले जाया जाता था। बेशक दोनों इस चाल में शामिल थे। फिर जोन्स दिखाते कि वे उस व्यक्ति से शक्ति ले रहे हैं। फिर पीड़ित बाथरूम से बाहर आता, एक सहायक कपड़े में लिपटा खून से सना बदबूदार मांस का लोथड़ा पकड़े होता और दावा करता कि बाथरूम में कैंसर बाहर आ गया। जिसे कैंसर कहा जाता था, वह असल में मुर्गी की अटड़ियां होती थीं, जिन्हें कुछ दिनों तक सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता था। अपनी मंडली के लिए जोन्स ने एक चमत्कार कर दिखाया था। जोन्स द्वारा इस्तेमाल एक तरीका था हीलिंग हैंड्स, जिसमें वह पीड़ितों पर हाथ रखकर दर्द, पीड़ा और कंपन दूर करने का आदेश देते थे। कुछ मौकों पर यह अजीब तरह से काम भी कर जाता था। अगर ये काम नहीं करता तो जोन्स पीड़ित को ही आस्था न रखने के लिए दोषी ठहराते। जोन्स की उपचार शक्ति की खबर फैलते ही लोग अपने नियमित चर्च छोड़ कम्युनिटी यूनिटी से जुड़ने लगे। सभा इतनी बड़ी हो गई कि जोन्स ने इंडियानापोलिस के एक जर्जर इलाके में एक इमारत खरीद ली, जिसमें कम से कम 700 लोग आ सकते थे। उसने ये खरीद अपने शहर से बाहर होने वाले उपचार प्रवचनों में एकत्रित चंदे से की थी। जोन्स ने नए चर्च का नाम पीपल्स टेम्पल रखा। इसमें अपॉस्ट्रोफी नहीं थी, क्योंकि वह स्वामित्व दर्शाती थी। अगले वर्षों में जोन्स के अनुयायी बढ़े और उन्होंने मार्सेलीन के साथ कई नर्सिंग होम अपने अधीन ले लिए, ताकि समुदाय के उन बुजुर्ग मरीजों को रखा जा सके जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। इस योजना का एक अतिरिक्त लाभ यह था कि इससे सरकारी भुगतान भी प्राप्त होते थे। इन घरों से इस जोड़े को अच्छी खासी आमदनी होती थी। उन्होंने गरीबों के लिए एक मुफ्त भोजनालय शुरू किया,
जहां वे मुफ्त में खाना खाते थे। पीपल्स टेम्पल में बच्चों वाले परिवारों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। अपने उपदेशों से जोन्स मंडली पर प्रभाव डाल रहे थे और स्थानीय चुनावों में उनके मतदान को भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहे थे। अब जोन्स के पास वो प्रभाव था जिसकी वो बचपन से तलाश कर रहे थे और उनका समाजवादी सपना साकार हो रहा था। जिम और मार्सलीन नस्लीय सौहार्द के प्रति निष्ठा दिखाने को उत्सुक थे। एग्नेस के अलावा जो मुश्किल बच्ची थी, उन्होंने और बच्चों को गोद लेने का फैसला किया और मार्सलीन ने अलग अलग नस्लों के बच्चों को गोद लेकर रेनबो फैमिली बनाने का सुझाव दिया। फिर भी इंडियाना इसके लिए तैयार नहीं था। उनके इतिहास में कभी किसी श्वेत दंपत्ति ने अफ्रीकी अमेरिकी बच्चे को गोद नहीं लिया था। इसलिए उस दंपत्ति ने कैलिफोर्निया जाकर 2 कोरियाई अनाथ बच्चों को गोद लिया। एक 4 साल की लड़की जिसका नाम उन्होंने स्टेफनी रखा और एक 2 साल का लड़का जिसका नाम उन्होंने लू रखा। बच्चों के आने के कुछ समय बाद ही मार्सेलीन को पता चलता है कि वो गर्भवती है, लेकिन त्रासदी अभी दूर नहीं थी। मई 1959 में जिम अपनी मंडली और 3 बच्चों को एक सप्ताहांत की सैर के लिए सिनसिनाटी चिड़ियाघर ले गए। मार्सेलीन पीछे रुकी ताकि आराम कर सकें, क्योंकि गर्भावस्था कठिन थी। सभी ने अच्छा समय बिताया। घर लौटते वक्त स्टेफनी मंडली के एक सदस्य के साथ कार में थी। तभी एक शराबी चालक ने उनकी कार को सामने से टक्कर मार दी। उनकी वहीं मौत हो गई। इंडियानापोलिस में किसी कब्रिस्तान ने स्टेफनी को गोरों के पास दफनाने नहीं दिया और केवल एक अश्वेत शवसज्जक ने उसे दफनाने की तैयारी की, जिससे जोन्स परिवार का दुख और बढ़ गया। स्टेफनी का अंतिम विश्राम स्थल कब्रिस्तान का अश्वेतों के लिए आरक्षित उदास हिस्सा था, जहां उसका नन्हा शरीर कीचड़ भरे गड्ढे में दफनाया गया। ये एक दिल तोड़ देने वाला दृश्य था। 3 हफ्ते बाद मार्सेलीन ने बेटे स्टीफन को जन्म दिया, जिसमें मृत बहन की याद में नाम में ए जोड़ा। स्टीफनी की मौत की रात मार्सेलीन ने दर्शन का दावा किया। उसने कहा कि वह उनके सिनसिनाटी से लौटने का इंतजार कर रही थी, लेकिन बहुत थकी थी। वो सो गई थी, लेकिन बाहर पोर्च पर खड़ी स्टीफनी की आवाज से उसकी नींद खुली, जो उसे अंदर आने देने के लिए पुकार रही थी। उसने कहा वह उठी, उसे अंदर आने दिया और पूछा उसके पिता कहाँ हैं। छोटी लड़की ने कहा कि ओबोकी को मम्मी और डैडी की जरूरत है। मार्सेलीन थकी थी, इसलिए उसने लड़की से सवाल नहीं किया, उसे सुलाया और खुद भी सो गई। जब जिम ने मार्सेलीन को दुर्घटना की खबर दी, तो मार्सेलीन ने विश्वास नहीं किया और कहा स्टेफनी बिस्तर पर सो रही है। मार्सेलीन को सच का एहसास तब हुआ जब उसने खाली बिस्तर देखा, लेकिन वह ओबोके का दृश्य नहीं भूल पाई। इसलिए मार्सेलीन ने कैलिफोर्निया की गोद लेने वाली एजेंसी से संपर्क किया और पता लगाया कि स्टेफनी की एक बड़ी बहन है जिसका नाम ओबोकी है, जो कोरिया के एक अनाथालय में थी। उस दंपति ने स्टेफनी के दर्शन को एक संकेत के रूप में देखा और उन्होंने ओबोकी को गोद ले लिया और उसका नाम बदलकर सुजैन रख दिया। फिर इंद्रधनुषी परिवार पूरी करने के लिए उन्होंने 1961 में इंडियाना की परंपरा के खिलाफ जाकर एक अश्वेत बच्चे जेम्स वॉरेन जोन्स को गोद लिया। बाद में उन्होंने एक श्वेत बच्चे टिम को गोद लिया। जिम इंडियानापोलिस में एकता लाने को तैयार थे, जहां खासकर श्वेत व्यवसायों में नस्लवाद फैला था। रेस्तरां या तो अश्वेत लोगों को बैठकर खाने नहीं देते थे, या अगर देते भी थे तो उन्हें अवांछित महसूस कराते थे और घटिया खाना परोसते थे। जिम इसे बदलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जिन रेस्तराओं में वो अक्सर जाते थे वहां खाना खाना शुरू किया और मंडली के अश्वेत सदस्यों को भी साथ ले गए। शुरुआत में उन्हें इनकार और दुश्मनी झेलनी पड़ी, लेकिन जिम डटे रहे और उनकी कोशिशें रंग लाईं। जल्द ही उन्होंने अन्य व्यवसायों में भी यही तरीका अपनाया और व्यापार मालिकों को अपनी मंडली के अश्वेत सदस्यों को आमतौर पर ना मिलने वाली नौकरियों में रखने के लिए प्रोत्साहित किया। स्पष्ट रूप से यह एक सराहनीय काम था। उस समय अश्वेत लोगों के साथ जो व्यवहार किया जाता था वो बहुत ही भयावह था और उनकी मदद के लिए किया गया कोई भी प्रयास केवल अच्छा ही हो सकता था। हालांकि जिम अपनी समझाने बुझाने की क्षमता का इस्तेमाल न सिर्फ अलगाव की नीतियां बदलने, बल्कि अनुयायियों और स्थानीय व्यवसायों पर भी प्रभाव बढ़ाने में कर रहे थे। असल में वह बहुत ही सूक्ष्म रिश्वत देने की रणनीति का इस्तेमाल कर रहे थे, ताकि शहर में एकता ला सकें, बिना खुद को या अपने हमेशा वफादार अनुयायियों को अलग थलग किए। इसके बदले जिम अपने समुदाय में शामिल होने वाले हर व्यक्ति से पूरी निष्ठा की मांग करते थे।
वे चाहते थे कि सभी उनके विचारों से सहमत हों। उन्हें चुनौती देना भगवान के वचन को चुनौती देना माना जाता था। जिम ने अनुयायियों को इस तरह अपने वश में किया कि वे हर पहलू में उन पर निर्भर हो गए। लेकिन अब जिम का नियंत्रणकारी स्वभाव और वहम दिखने लगा। अगर कोई मंडली छोड़ता तो वह पत्र, कॉल और मुलाकातों से उन्हें वापस लाने की कोशिश करता, अक्सर ये कहते हुए कि भगवान की यही इच्छा है कि वे मंदिर का हिस्सा रहें। जोन्स के कट्टरपंथी विचारों के कारण उसे उन लोगों से भी धमकियां मिलीं जो मानते थे कि वो सबको एकजुट करने में हद से आगे बढ़ रहा है, और उसने हिंसा की धमकियां मिलने का दावा किया। हालांकि ऐसा माना जाता है कि उसने अपने अनुयायियों की सहानुभूति पाने के लिए इनमें से कई दावे खुद ही गढ़े थे। उसका उपदेश और विचार दोनों बदल रहे थे। वो मानने लगा था कि वो एक महान व्यक्ति का पुनर्जन्म है जिसने पहले समानता और न्याय के लिए संघर्ष किया था, और उसने ये भी कहना शुरू कर दिया था कि अमेरिका पर जल्द ही परमाणु हमला होगा और इंडियानापोलिस तथा वहां रहने वाले सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। मंदिर के अनुयायी उस पर विश्वास करते थे, खासकर क्योंकि तब शीत युद्ध चरम पर था और परमाणु हमले का खतरा वास्तविक था। 1962 में जोन्स ने अपनी मंडली से कहा कि वो अपने परिवार के साथ ब्राजील जाने वाले हैं और एक सुरक्षित जगह पर मंदिर की नई शाखा स्थापित करने का विचार। उन्होंने इंडियाना में मंदिर अपने सहयोगी प्रचारकों को सौंप दिया। जोन्स ने अगले 2 साल ब्राजील की झुग्गियों में गरीबों के साथ काम किया, लेकिन जल्द ही साफ हुआ कि उनकी सम्मोहक प्रभाव के बिना इंडियाना में पीपल्स टेम्पल बिखर रहा था। इसलिए उन्होंने लौटने का फैसला किया। जब वे वापस इंडियाना पहुंचे तो उनके अनुयायियों की संख्या इतनी कम हो गई थी कि उन्हें एक छोटे भवन में जाना पड़ा। यह जोन्स की सबसे बड़ी बेइज्जती थी। उन्होंने सब कुछ खो दिया था, इसलिए उन्हें पुनः धार्मिक जागरण सभाओं के दौर में लौटना पड़ा, जहां वे अपनी चमत्कारी चिकित्सा, मन पढ़ने और भविष्यवाणियां करते थे। हालांकि अब तक वो बाइबल से जुड़ी किसी भी चीज को नजरअंदाज करते हुए समाजवाद पर ज्यादा ध्यान देने लगे थे। उन्होंने पुनर्जन्म के बारे में अपने विश्वास भी साझा करने शुरू कर दिए, ये संकेत देते हुए कि असली मसीह या भगवान धरती पर हैं। हालांकि उन्होंने कभी खुलकर नहीं कहा, लेकिन प्रवचनों में संकेत दिया कि वही चुने हुए हैं। वो अपने अनुयायियों से ये भी कह रहे थे कि 15 जुलाई 1967 को दुनिया परमाणु युद्ध में डूब जाएगी। अगर वे जीना चाहते हैं तो वहां से जाना होगा। आखिरकार उन्होंने अपने करीब 90 सबसे समर्पित अनुयायियों को उनके साथ रेडवुड वैली कैलिफोर्निया जाने के लिए मना लिया। कैलिफोर्निया में जिम जोन्स ने एक अफेयर शुरू किया था। वह अपनी आकर्षकता और अच्छे लुक्स से महिलाओं को लुभाते थे। हाल के वर्षों में मार्सेलीन को लगातार पीठ की समस्या रही, लेकिन अपनी कभी कभी बिस्तर पर पड़ी पत्नी के प्रति सहानुभूति दिखाने और उनकी देखभाल करने के बजाय उन्होंने कहीं और यौन संतुष्टि तलाशना शुरू कर दिया, और उनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उन्होंने 24 वर्षीय कैरोलीन मूर लाइटन को चुना, एक पादरी की विवाहित बेटी। कैरोलीन और उनके पति जिम जोन्स के समर्पित अनुयायी थे, और खासकर कैरोलीन जिम जोन्स की हर बात और सामाजिक न्याय में उनके विश्वास से बहुत प्रभावित थीं। वो पादरी की बेटी थीं और व्यभिचार के लिए राजी नहीं थीं, इसलिए जोन्स ने विश्वसनीय सदस्य पैटी कार्टमेल को हस्तक्षेप के लिए कहा। उन्होंने कैरोलीन को बताया कि उनके नेता को निजी समस्या है और यह कि उनकी पत्नी मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से अपंग हो चुकी हैं और अब उनके लिए उचित पत्नी नहीं रह सकती। जिम ने समझ लिया था कि कैरोलीन ही वो चुनी हुई थी जो उन्हें जरूरी भावनात्मक समर्थन और शारीरिक संतुष्टि दे सकती थी। शुरुआत में कैरोलीन हिचकिचाई, लेकिन शादी में समस्याओं के कारण उन्होंने जिम से बात करने पर सहमति दी। मुलाकात के बाद कैरोलीन ने जिम की प्रेमिका बनने का फैसला किया। बाहरी दुनिया के लिए जिम अब भी पत्नी के प्रति समर्पित था और खुशहाल शादीशुदा जीवन जी रहा था। जिम ने पत्नी और कैरोलीन से वादा लिया कि उनका रिश्ता उसके अनुयायियों के सामने नहीं आएगा, क्योंकि वे उसे नैतिक रूप से शुद्ध और मानवीय वासना से परे भगवान मानते थे। हैरानी की बात है कि कैरोलीन के पति लैरी ने भी ये स्वीकार किया और दोनों का तलाक हो गया। लैरी ने आगे चलकर मंदिर की एक अन्य सदस्य करेन ताओ से शादी कर ली और जिम का वफादारी से अनुसरण करते रहे। लेकिन मार्सेलीन और उनके बच्चों के लिए इस अफेयर को स्वीकार करना मुश्किल था।
हालांकि हैरानी की बात है कि आखिरकार उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। जिम के लिए चीजें इससे बेहतर नहीं थीं। उनकी पत्नी ने स्थिति स्वीकार कर खुद को पति की बेवफाई के लिए दोषी ठहराया, जबकि वे अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे थे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जोन्स की स्पष्ट कमियों के बावजूद वे वास्तव में समाज में पीड़ित और दुखी लोगों की मदद करना चाहते थे। इस प्रक्रिया में वे शारीरिक रूप से थक गए। उनके उत्साही प्रवचन लंबे और ऊर्जावान थे और यात्रा का उन पर असर पड़ रहा था। 1970 के शुरुआती वर्षों तक जोन्स अपने थकाऊ कार्यक्रम को पूरा करने के लिए नुस्खे वाली दवाओं पर अधिक निर्भर होते जा रहे थे। इनमें एम्फेटामिन और ट्रैंक्विलाइजर शामिल थे। वो दिन निकालने के लिए उत्तेजक दवाएं और सोने में मदद के लिए शांत करने वाली दवाएं ले रहे थे। इन दवाओं तक उनकी पहुंच काफी आसान थी, क्योंकि उनके अनुयायियों पर उनका प्रभाव इतना था कि चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वाले लोग उन्हें लगातार सप्लाई देते रहते थे। इसी दौरान जोन्स ने अपने खास धूप के चश्मे पहनने शुरू किए थे। अगर उनकी मंडली के लोग उनसे पूछते कि वह ये चश्मे क्यों पहनते हैं, तो वह उन्हें जवाब देते थे क्योंकि उनकी आंखों में इतनी ताकत थी कि लोग उन्हें सीधे नहीं देख पाते थे। असलियत में वे उनकी लाल आंखों को छुपा रहे थे, जो कि उनके द्वारा ली जा रही भारी मात्रा में नशे की वजह से हो गई थी। नशे के असर से वे पहले से ज्यादा शक्की हो गए और उन्हें लगा सरकार उन्हें पकड़ने के पीछे है। उन्होंने अनुयायियों को यकीन दिलाया कि वे सरकार की हिट लिस्ट में हैं, इसलिए सुरक्षा के लिए हथियारबंद बॉडीगार्ड्स रख लिए। शक्कीपन के साथ जोन्स की सेक्स की भूख पड़ी और उन्होंने मंडली के सदस्यों से संबंध बनाने शुरू कर दिए। जोन्स किसी भी महिला को चुन लेते थे, चाहे वे शादीशुदा हों या नहीं, और मंदिर की सेविकाएं उनकी बात मान लेती थीं। जोन्स ने इन संबंधों को अपनी लंबे समय से पीड़ित पत्नी या अपनी प्रेमिका से छुपाने की कोई कोशिश नहीं की। उन्होंने कैरोलिन के पूर्व पति की नई पत्नी कैरेन का भी पीछा किया। जोन्स अब हदें पार कर रहे थे, क्योंकि जिनसे उनके संबंध थे उनमें कुछ नाबालिग थीं और कम से कम एक तो सिर्फ 14 साल की थीं। जोन्स कभी कभी पुरुषों से संबंध बनाते थे, जबकि उन्होंने अनुयायियों को समलैंगिक संबंधों से मना किया था। जिन महिलाओं से उनके संबंध थे उनमें एक ग्रेस स्टोवेन थी। उनके पति टिम जोन्स के अनुयायी और अच्छे दोस्त भी थे, जो उन्हें कानूनी सलाह देते थे और आंदोलन में गहराई से शामिल थे। जोन्स के साथ संबंध के बाद ग्रेस गर्भवती हुई और 1972 में बेटे जॉन विक्टर को जन्म दिया। जन्म के बाद टिम ने कुछ असाधारण किया। उन्होंने एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जिसमें कहा गया कि जॉन विक्टर के असली पिता वे नहीं बल्कि जिम जोन्स हैं। हलफनामे में स्टोवेन ने कहा कि उन्होंने जिम जोन्स से पत्नी ग्रेस के साथ बच्चा पैदा करने का अनुरोध किया, क्योंकि वे खुद ऐसा नहीं कर सकते थे और क्योंकि जिम जोन्स इस दुनिया के सबसे दयालु, ईमानदार और साहसी इंसान हैं। हस्ताक्षरित हलफनामे का गवाह जोन्स की पत्नी मार्सेलिन थी, लेकिन आज तक इसने जॉन विक्टर की असली पितृत्व पर संदेह बनाए रखा। ये एक ऐसा कदम था जो बाद में जॉन्सटाउन में घटी त्रासदी में महत्वपूर्ण साबित हुआ और अंततः इसने उस छोटे लड़के की जान ले ली। जुलाई 1976 में ग्रेस ने मंदिर छोड़ा, लेकिन बेटे को मंदिर के कई सदस्यों की देखभाल में सौंप दिया। उसे लगा ये जॉन विक्टर के लिए बेहतर है, और जहां वो अपनी खुद की भलाई को लेकर डरी हुई थी, बाद में उसने बताया कि वो अपने बेटों के लिए नहीं डरी थी, लेकिन वो कितनी गलत थी। मार्सेलिन के लिए अपने पति के ग्रेस के बच्चे का पिता होने का खुलासा आखिरी झटका था। वो एक आदमी से मिली और जोन्स को छोड़ने वाली थी, लेकिन वो ऐसा होने नहीं दे सकता था, न कि इसलिए क्योंकि वो अपनी पत्नी से प्यार करता था, बल्कि इसलिए कि उसके अनुयायियों और बाहरी दुनिया को ये कैसे दिखेगा। और इसलिए उसने बच्चों का इस्तेमाल करते हुए घिनौनी धमकियों और ब्लैकमेलिंग का सहारा लिया। उसने मार्सेलिन को मजबूर किया कि वह उन बच्चों की खातिर जिन्हें वह बेहद प्यार करती थी वहीं रहे। कहा जाता है कि मार्सेलिन दुखी तो रहीं, लेकिन जीवन भर मजबूत भी बनी रहीं। अगले कुछ वर्षों में जोन्स के अनुयायियों की संख्या तेजी से बढ़ी और पीपल्स टेम्पल ने क्षेत्र भर से सदस्यों को जोड़ने के लिए ग्रेहाउंड बसों का एक बेड़ा इस्तेमाल किया। जोन्स अक्सर अन्य राज्यों में उपदेश और सदस्य जोड़ने के लिए यात्रा करते थे और बाद में सैन फर्नांडो, सैन फ्रांसिस्को व लॉस एंजलिस में शाखाएं खोली। सभी सदस्यों से उम्मीद थी कि वे अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा चर्च को दें और उन्हें प्रोत्साहित किया जाता था कि वे अपनी व्यक्तिगत संपत्ति जैसे कपड़े, फर्नीचर
और विलासिता की वस्तुएं कम करें और उन्हें जरूरतमंदों को दान कर दें। यह उनकी प्रतिबद्धता दिखाने का तरीका था। और जोन्स ने भी स्मार्ट सूट्स छोड़ सेकेंड हैंड कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे। अब यह आंदोलन बहुत पैसा कमा रहा था। जोन्स अपने उपदेशों में अपनी तस्वीरें $5 में बेच रहे थे और ऐसी तस्वीर खरीदने वाले को हमले, आग या कैंसर जैसी आपदाओं से सुरक्षा की गारंटी मिलती थी। हालांकि ये तथाकथित आशीर्वादित तस्वीरें मालिक को केवल एक ही आपदा से बचाती थीं। इसलिए जोन्स ने अपने अनुयायियों को प्रोत्साहित किया कि वे अपनी अपनी डर से बचाव के लिए कई तस्वीरें खरीदें। जोन्स इतने प्रभावशाली थे कि कई लोगों ने खुद को अलग अलग घटनाओं और बीमारियों से बचाने के लिए एक साथ कई तस्वीरें खरीद लीं। जोन्स ने बार बार कहा कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं और जान को खतरा है, लेकिन ये तो बस एक असाधारण कर्तव्य के लिए किया गया एक दिखावा था जिसे उन्होंने अंजाम देने की योजना बनाई थी। रेडवुड में अपनी चर्च में जोन्स ने किसी को अपनी मंडली के सामने चर्च के बाहर उन पर गोली चलवाने की व्यवस्था की। जैसे ही गोलियों की आवाज आई, जोन्स जमीन पर गिर पड़े, खून से लथपथ, मानो उन पर जानलेवा हमला सफल हो गया हो। कई अनुयायी उन्हें मरा मान चुके थे। जब उन्होंने उठकर इशारा किया कि वो ठीक हैं, लोग हैरान रह गए। फिर भी अनुयायी मानते रहे कि उनके नेता अब नहीं बचेंगे। उसी शाम घोषणा हुई कि सभा हमेशा की तरह होगी। सुबह जब अनुयायी चर्च में जुटे तो उन्हें लगा कि यह जोन्स की मृत्यु की घोषणा है। इसके बजाय जोन्स उछलकर बाहर आए और चमत्कार की घोषणा करते हुए कहा कि वे ठीक हो गए थे। फिर उन्होंने सभा को अपनी छाती पर एक छोटा सा निशान दिखाया जहां उन्हें गोली लगी थी। उन्होंने वो खून से सनी कमीज भी दिखाई जो गोली लगने पर पहनी थी। उनके अनुयायी बेहद खुश थे। उनके नेता को दैवीय शक्ति से बचाया गया था। बिल्कुल, ये सब कुछ पहले से ही रचा गया था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उनके अनुयायियों ने पूरी घटना को सच मान लिया और इससे उनका ये विश्वास और भी मजबूत हो गया कि वो किसी देवता जैसे हैं। जोन्स भी सभी को लगातार आने वाले परमाणु युद्ध की याद दिला रहे थे। वाटरगेट कांड के बाद यह तेज हो गया और जोन्स ने अनुयायियों से कहा कि उनके पास बच निकलने की योजना है। वह अमेरिका छोड़ने और एक स्वतंत्र जीवन जीने की बात बार बार करने लगे, जमीन पर निर्भर रहकर, जिसे वह अब प्रतिज्ञात भूमि कहने लगे थे। कोई नहीं जानता था वो जगह कहां है, पर जोन्स का सपना अब अपने अनुयायियों के लिए पूरा होने वाला था। सालों तक पीपल्स टेम्पल कॉलोनी के लिए सही जगह खोजने के बाद 1974 में जोन्स ने आखिरकार तय किया कि गुयाना वो आदर्श जगह होगी जिसे वो पीपल्स टेम्पल कहेंगे। कृषि मिशन। दक्षिण अमेरिका के गुयाना की आबादी सिर्फ 8,50,000 थी, जिसमें मुख्य रूप से अश्वेत और भारतीय मूल के लोग शामिल थे। यह दक्षिण अमेरिका का अकेला देश था जिसकी राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी थी। यह अलग थलग था, लेकिन अमेरिका से नाव द्वारा वहां जाना आसान था। गयाना सरकार ने इस परियोजना का स्वागत किया और बस्ती निर्माण में मदद के लिए टेम्पल को उपकरण उधार देने की पेशकश की। वे परियोजना के लिए इतने उत्सुक थे कि जोन्स और उसके मंदिर की गतिविधियों की कम ही जांच की। अगर ऐसा किया होता तो समझ जाते। उन्हें हाल ही में वेस्टलेक मूवी थिएटर के शौचालय में अश्लील व्यवहार के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जहां एक ऑफ ड्यूटी पुलिस अधिकारी ने उन्हें अपने सामने यौन क्रिया करते पकड़ा। जोन्स ने चिकित्सीय समस्या का हवाला देते हुए आरोप से बचने में कामयाबी हासिल की, लेकिन गिरफ्तारी का रिकॉर्ड अभी भी मौजूद था और एक व्यापक पृष्ठभूमि जांच से ये सामने आ जाता। गयाना का अधिकांश हिस्सा घने जंगल से ढका हुआ था और पीपल्स टेम्पल को वहां रहने के लिए पर्याप्त जमीन साफ करनी थी ताकि वे उसे खेती के लिए इस्तेमाल कर सकें। जोन्स जानते थे कि चर्च के कई सदस्य इंडियाना के सख्त किसान थे जो ऐसे काम से निपटने और जमीन पर खेती करने के लिए पूरी तरह सक्षम थे। अब जोन्स को बस अपने सदस्यों को इस बात के लिए राजी करना था कि वे अपनी जिंदगी की अपेक्षाकृत आरामदायक स्थिति छोड़कर उस जगह पर रहें जो मूल रूप से एक जंगल थी। नई बस्ती के लिए जगह साफ करना मुश्किल था। वहां की जमीन बहुत कठोर थी, इसलिए जोन्स को रास्ता ढूंढने और विशाल घने पेड़ों व वनस्पति को साफ करने के लिए अमेरा इंडियनों की मदद लेनी पड़ी। काम की प्रगति देखने गयाना गए जोन्स ने वहां एक और प्रेमिका बना ली। इस बार वो मारिया कात्सारेस थी, मंदिर की शर्मीली और कर्तव्यनिष्ठ अनुयायी। इसी समय के आसपास उनकी दूसरी लंबे समय की प्रेमिका कैरोलीन आंदोलन से अनुपस्थित थी।
जोन्स ने दावा किया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वो एक गुप्त मिशन पर मैक्सिको गई थी और मंदिर के रहस्य ना बताने के कारण उसे मैक्सिको में गिरफ्तार कर लिया गया और वहीं रखा गया। असल में वह जोन्स के बच्चे से गर्भवती थीं और बच्चे के जन्म तक मां के पास रहने चली गई थी। कैरोलीन 1975 के वसंत में अपने बच्चे के साथ लौटी, जिसका नाम उसने जिम जॉन रखा। उसने टेम्पल के एक सदस्य माइकल प्रोकेस से भी शादी कर ली थी। ये जॉन्स के अनुरोध पर हुआ था और बच्चों ने उसका नाम जिम जॉन प्रोकेस रखा, जिसे कीमो भी कहा गया। सभा में सब जानते थे कि बच्चा प्रोकेस का नहीं है, लेकिन यह नहीं माना गया कि वह जोन्स का है। कैरोलीन को तब हैरानी हुई जब लौटने पर उसने देखा कि मारिया ने चर्च में और जोन्स के साथ उसके बिस्तर में भी बराबरी की जगह बना ली थी। अब वो 3 महिलाओं से घिरा था जो अजीब तरीके से एक दूसरे को सहती थीं और उसके प्रति समर्पित थीं। जोन्स ने 1975 का अधिकांश समय अपने अनुयायियों को वादा की गई धरती की तारीफ करते हुए बिताया, उन्हें वहां जाने के लिए प्रोत्साहित किया और एक शानदार संपत्ति पर अच्छी जिंदगी की गारंटी दी। समझाने की प्रक्रिया का मुख्य भाग यह था कि टेम्पल के सदस्य हमेशा CIA और FBI द्वारा बंदी बनाए जाने के खतरे में रहते हैं। अगर वे रुके तो शायद उनका अंत कंसंट्रेशन कैंपों में होगा। शुरुआत में जोन्स ने केवल लगभग 600 सदस्यों को ही निशाना बनाया और उसने उन लोगों की सूची तैयार की जिन्हें वह उपयुक्त समझता था। इनमें मजबूत पुरुष महिलाएं, शिक्षक, परेशान किशोर और बुजुर्ग शामिल थे, जिनकी पेंशन इस परियोजना के लिए जरूरी थी। जोन्स ने सभी मंदिर सदस्यों से कहा कि वे स्थानांतरण के लिए जो कुछ उनके पास है योगदान दें, चाहे उन्हें शुरू में चुना गया हो या नहीं, और वादा किया कि ये परिसर हजारों लोगों को जगह देगा। चौंकाने वाली बात यह थी कि अपने उपदेशों में जोन्स ने यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि वफादार मंदिर सदस्यों को न केवल अपना जीवन बल्कि अपनी मृत्यु भी इस उद्देश्य के लिए समर्पित करने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक नकली प्रयोग में उसने पहली बार कुछ सदस्यों को शराब पीने दी। जब उन्होंने उसे पी लिया तो उसने उन्हें बताया कि उसमें जहर मिला हुआ था और उनके पास जीने के लिए केवल 45 मिनट बचे हैं। उस समय के दौरान उसने उन्हें मरने का विश्वास दिलाया। कुछ सदस्यों को घबराहट के दौरे और बेहोशी महसूस करते हुए देखा, इससे पहले कि वो बताए कि उसमें कोई जहर नहीं था। यह सिर्फ उनकी वफादारी की परीक्षा थी। इसी समय के आसपास जिम जोन्स की प्रतिष्ठा और बढ़ गई जब उन्हें अमेरिकन लाइफ मैगजीन द्वारा टॉप 100 सबसे उत्कृष्ट पादरियों में शामिल किया गया और 1976 में उन्हें ह्यूमैनिटेरियन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। उसी साल उन्हें सैन फ्रांसिस्को हाउसिंग अथॉरिटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। गयाना से भी अच्छी खबरें आ रही थीं, वहां भी अच्छा प्रगति हो रही थी। यहाँ का ट्रॉपिकल स्वर्ग जोन्स ने जैसा बताया था वैसा नहीं था, फिर भी अब वे वहां बसने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन पत्नी के लिए यह बड़ा झटका था जब उन्होंने कहा कि उसे कैलिफोर्निया में मंदिर संभालना होगा और वह बच्चों के साथ गयाना जाएंगे। सब कुछ ठीक था और मंदिर को भी अच्छी पब्लिसिटी मिल रही थी। जोन्स सैन फ्रांसिस्को में सेलिब्रिटी बनते जा रहे थे। उन्होंने 1976 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान जिमी कार्टर की पत्नी से भी निजी मुलाकात की थी। जोन्स ने मंडली को बताया कि जिमी कार्टर के राष्ट्रपति बनने पर वे उन्हें गुयाना में अमेरिकी राजदूत बनाने पर विचार कर रहे थे। बेशक ये झूठ था, पर जोन्स ने राष्ट्रपति की पत्नी से संबंध का फायदा उठाकर अक्सर उसका दिखावा किया। असलियत में उनका उनसे मिलना सिर्फ चुनावी शिष्टाचार के तहत था। अगर देखें तो 1976 जिम जोन्स और पीपल्स टेम्पल के लिए अच्छा साल था। कुछ अनुयायी जोन्स टाउन जा चुके थे और सब ठीक चल रहा था, लेकिन ये सब बदलने वाला था। उन्नीस 1977 जोन्स के लिए बुरी तरह शुरू हुआ। वो इस बात से बहुत नाराज था कि उसकी बेटी सुसाना की शादी टूट गई और उसके पति माइक कार्टमेल ने चर्च छोड़ दिया। जल्दी ही सुजैन ने भी ऐसा ही किया, जिसने अपने पिता से सभी संपर्क तोड़ लिए। मार्सेलीन बीमार हुई और उसे नौकरी छोड़नी पड़ी, जिससे उसकी आमदनी भी चली गई। हालांकि जॉन्सटाउन से बेहतर खबर आई थी। सब कुछ अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा था और पहले समूह के बसने वाले लोग वहां स्थानांतरित होने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन उस साल मई तक चीजें बदलने लगी थीं। अजीब बात है, जोन्स ने सदस्यों का जोन्सटाउन प्रवास तेज कर दिया और कम से कम 500 लोगों को अमेरिका से बाहर भेजकर वहां बसा दिया।
जोन्स को जल्दी ही पता चल गया कि उसके कुछ हाई प्रोफाइल भगोड़े बोलने लगे हैं। सैन फ्रांसिस्को में उसके जाने के बाद से पीपल्स टेम्पल और उसकी गतिविधियां मीडिया की निगरानी में थीं और जोन्स की अवैध गतिविधियां उजागर होने वाली थीं। रिपोर्टर मार्शल किलडव द्वारा लिखे गए एक लेख में लेख की सामग्री में पूर्व टेम्पल सदस्यों द्वारा ये आरोप शामिल थे कि उनके साथ शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण किया गया था। इस भंडाफोड़ करने वाला लेख के अलावा डेविड खान नामक एक व्यक्ति, जो एक निजी नागरिक था, जोन्स की गतिविधियों की सरकारी जांच शुरू कर रहा था। कॉन के दोस्त टेम्पल के पूर्व सदस्य थे और उन्होंने उससे अपने मन की बातें साझा की थीं। झूठी चंगाइयों, मारपीट, यौन उत्पीड़न, बाल शोषण, धोखाधड़ी और जोन्स और उसके सहायकों द्वारा किए गए अन्य अपराधों के बारे में। इन असंतुष्ट सदस्यों में आल्मा और डियाना मार्टल भी थीं। वे जोन्स के पूर्व शीर्ष सहायक थे, जिन्होंने 1974 में तब साथ छोड़ दिया था जब जोन्स ने उनकी बेटी लिंडा को एक मामूली गलती के लिए 70 बार पैडल से मारा था। बाद में परिवार ने उपनाम मिल्स रखा ताकि वे जोन्स को दी गई पावर ऑफ अटर्नी रद्द कर सकें। मीडिया दबाव और पीपल्स टेम्पल के पूर्व सदस्यों की संभावित गवाही के चलते जोन्स को उम्मीद से पहले जोन्सटाउन भागना पड़ा और जुलाई 1977 में रात के अंधेरे में जिम जोन्स सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से जॉन्सटाउन के लिए उड़ान भरी। उनके पहुंचने के तुरंत बाद किडॉफ का लेख न्यू वेस्ट मैगजीन में प्रकाशित हुआ, जिसमें जिम जोन्स की निंदा की गई थी और यह साफ था कि वो जल्दी वापस नहीं लौटेंगे। जोन्सटाउन में सदस्यों के अचानक बढ़ने की वजह से वहां आवास की समस्या हो गई थी। शुरुआत में सदस्यों को धीरे धीरे परिसर में शिफ्ट किया जाना था, जैसे ही नए कॉटेज बनते, क्योंकि हर कॉटेज में सिर्फ 6 लोग रह सकते थे। लेकिन कुछ ही महीनों में सैकड़ों सदस्यों को वहां भेजे जाने का मतलब था कि उनके रहने के लिए आश्रयों का जल्दी जल्दी निर्माण करना पड़ा। इसका मतलब था कि कैंप के दूसरे जरूरी काम, जैसे जंगल की सफाई, उपेक्षित रह गए। बहुत से नए आने वाले लोग इस बात से निराश थे कि वे जिस उष्णकटिबंधीय स्वर्ग की उम्मीद कर रहे थे, उसकी बजाय उन्हें एक कच्चे जंगल के माहौल और तंग रहने की स्थिति में आना पड़ा। जोन्स ने उन्हें जो वादा किया था, उसके बजाय ऐसा माहौल मिला, लेकिन फिर भी उनका समर्पण उस उद्देश्य के प्रति बना रहा। उन्होंने अपनी परिस्थितियों को स्वीकार कर लिया और जोन्स के आने तक वे काफी सौहार्दपूर्ण ढंग से रहते रहे। जैसे ही वह आया, उसने नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। उसने काम, वित्त और यहाँ तक कि जोड़ों के रिश्तों तक को नियंत्रित किया। सारी चिट्ठियां उसने या उसके करीबी ने पढ़ी और बाहर भेजी चिट्ठियों में सिर्फ जॉन्सटाउन के आदर्श जीवन का वर्णन लिखने की अनुमति थी। जोन्स की भरोसेमंद कैरोलीन और मारिया थीं और उसने अपनी लत के लिए कैंप में ढेर सारी नशीली दवाएं मंगवा ली थीं। नए लोग लगातार भीड़-भाड़ वाले कैंप में आते रहे। अब कॉटेजों में 12 या अधिक लोग रहने लगे थे। शौचालय जमीन में गड्ढों जैसे थे और टॉयलेट पेपर की कमी के कारण लोग पत्ते इस्तेमाल करते थे। नहाने के लिए ठंडा दूषित पानी था और हर व्यक्ति को रोज 2 मिनट ही नहाने की इजाजत थी। बिल्कुल, जोन्स के पास कहीं बेहतर रहने की जगह और सुविधाएं थीं और वो कैरोलीन, मारिया, जॉन, विक्टर और कीमो के साथ आराम से रहते थे और उनके पास फ्रिज, पंखे और टेलीफोन की सुविधा थी। शुरुआत में पैसे की तंगी थी, फसल कम थी और दान भी बंद हो गए थे, तो बसने वालों ने लकड़ी के खिलौने बनाना शुरू किया और उन्हें स्थानीय बाजारों में बेचना शुरू कर दिया। जॉन्सटाउन में 900 से ज्यादा लोग बस गए थे, जिससे भोजन की समस्या हुई और अधिकतर लोगों का मुख्य आहार चावल बन गया। अमेरिका में शारीरिक शोषण के आरोपों के चलते जोन्स ने नियम तोड़ने वालों को सजा देने का नया तरीका अपनाया। इसे लर्निंग क्रू कहा जाता था। नियम तोड़ने वालों को अलग सोना, खाना और हर जगह दौड़ते हुए जाना होता था। इसके अलावा बाकी किसी भी बसने वाले को उनसे बात करने या उनकी ओर देखने की अनुमति नहीं थी। शाम को सभी सदस्यों को हर रात की बैठक में शामिल होना पड़ता था, जहां जोन्स उपदेश देते थे और विश्व समाचारों की जानकारी देते थे, जिनमें से कुछ वे खुद बना लेते थे। जैसे यह कहना कि पेंटागन के सैन्य नेताओं ने अश्वेतों को मारने की योजना बनाई है और कू क्लक्स क्लैन के सदस्य
महामारी की तरह फैल गए हैं। इससे साबित हुआ कि उनका फैसला सही था। कभी कभी उन्हें कोई फिल्म देखने की अनुमति दी जाती थी। जोन्स ने यह भी जोर दिया कि कुछ रातों में सदस्य सुबह 2 बजे तक वही रहें, जबकि अधिकतर लोग गुयाना की गर्मी में खेतों में लंबे समय तक काम कर थक जाते थे। अगले दिन उन्हें हमेशा की तरह सुबह 6 बजे जगा दिया जाता था और फिर से काम पर भेज दिया जाता था। उनके नेता से बचना मुश्किल था, क्योंकि उनके पास लाउडस्पीकर था जिसकी आवाज पूरी बस्ती में सुनाई देती थी। गयाना सरकार से भी हालात तनावपूर्ण थे। उनके प्रधानमंत्री शुरू में खुश थे कि जोन्स एक मेहनती और संगठित समुदाय को गयाना ला रहे हैं, लेकिन इतने कम समय में कितने बसने वाले आ गए हैं, इससे वे चिंतित हो गए थे। जोन्स के अमेरिका छोड़ने के बाद विवाद होने पर उन्होंने उनसे आधिकारिक संबंध तोड़ लिए और उन्हें उप प्रधानमंत्री के जरिए बात करनी पड़ी। इस घटनाक्रम ने जोन्स की सनक बढ़ा दी और उसे यकीन हो गया कि गुयाना सरकार CIA व FBI के साथ उसके खिलाफ साजिश कर रही है। इस स्थिति से जोन्स की बढ़ती निराशा ने उसे अपने अनुयायियों के सामने प्रवचनों और अपने लाउडस्पीकर सिस्टम के जरिए बार-बार भड़काऊ भाषण देने के लिए प्रेरित किया। ये लगातार नकारात्मकता, साथ ही थकाऊ मेहनत, सीमित भोजन और कड़े नियमों ने कुछ बसने वालों को अपनी नई जिंदगी से बेहद नाखुश और असंतुष्ट कर दिया था। लेकिन वे अपनी स्थिति से नहीं भाग सकते थे, क्योंकि जोन्स के पास उनके पासपोर्ट और पैसे थे। भयानक हालात के बावजूद अधिकतर अनुयायियों ने जॉन्सटाउन में रहने का निर्णय लिया। ये माना जाता है कि कम से कम 1/3 बुजुर्ग अश्वेत बसने वालों ने अमेरिका में सबसे बुरी नस्लभेद झेली थी। उनका मानना था कि जॉन्सटाउन में रहना वापस जाकर सब झेलने से बेहतर था, खासकर क्योंकि जोन्स ने कहा था कि अमेरिका में अश्वेतों की स्थिति पहले से भी खराब हो गई है। 1/3 अन्य लोग वे वयस्क थे जिन्हें ब्रेन वॉश कर दिया गया था, जो जिम जोन्स के लिए गुलामों की तरह काम करते थे और मानते थे कि वो किसी तरह के भगवान हैं जिनकी वे पूजा करते थे और उन पर विश्वास करते थे। हालात के बावजूद वे अब भी खुद को उसी स्थिति में पाते थे और जिम जोन्स के प्रति उनका समर्थन अडिग था। सब कुछ बुरा नहीं था, खासकर बच्चों की अच्छी देखभाल होती थी और वे कक्षाओं में जाते थे। शिविर में करीब 300 बच्चे थे जिन्हें माता पिता लाए थे या वे वहीं जन्मे थे। जोन्सटाउन में करीब 900 अनुयायियों पर जोन्स का नियंत्रण होने के बावजूद अमेरिका से भागना और न्यू वेस्ट लेक ने पूर्व सदस्यों को बोलने के लिए प्रेरित किया। अब उन्हें जोन्स की धमकियों का डर नहीं था और वे साहस से जोन्स के यौन शोषण, दिखावटी इलाज, सनकी उपदेशों और हिंसक अनुशासन के खिलाफ गवाही देने लगे। प्रेस ने अल्मा और डियाना मर्टल के नेतृत्व वाले आंदोलन में और पूर्व सदस्यों को खोजना शुरू किया। उन्होंने जॉन्सटाउन से उन सदस्यों को छुड़ाने की कोशिश शुरू की जिनके बारे में उन्हें शक था कि उन्हें वहां उनकी इच्छा के खिलाफ रखा जा रहा था। ग्रेस टोविन भी कंसर्न्ड रिलेटिव समूह में थीं, जिन्होंने अपने बेटे जॉन विक्टर जोन्स को सौंपा था और अब वह बच्चा जॉन्सटाउन में नेता के साथ बंद था। 18 अप्रैल 1977 को वो सैन फ्रांसिस्को अदालत में बेटे की कस्टडी के लिए औपचारिक अनुरोध करने गईं और उसी साल नवंबर में उन्हें बच्चे की शारीरिक कस्टडी मिल गई। लेकिन वह जॉन्सटाउन में था, जो राज्य अदालत के अधिकार क्षेत्र से दूर था, इसलिए कस्टडी मिलना मुश्किल था। लेकिन जॉन विक्टर अकेला बच्चा नहीं था जिसे माता पिता जॉन्सटाउन से छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। अन्य लोग भी अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, जिनके बारे में उनका मानना था कि उन्हें कैंप में दबाव में रखा जा रहा था। जोन्स की प्रेमिका मारिया के पिता ने भी उसे वहां से ले जाने की कोशिश की, लेकिन उससे मिलने की उनकी कोशिशें नाकाम रहीं। गयाना में मिलने पर वह शत्रुतापूर्ण थीं। बाद में उन्होंने उन पर झूठे शारीरिक और यौन शोषण के आरोप लगाए। जोन्स ने सुझाव दिया कि वह पिता को पीछे हटने को कहे, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ और मारिया के पिता जोन्स और पीपल्स टेम्पल की गतिविधियों को उजागर करने के लिए और भी दृढ़ हो गए। जोन्स को एक और समस्या का सामना करना पड़ा। 1970 के अंत में अमेरिका में अपने पति का बचाव कर थक चुकी मार्सेलीन अपने पति के पास गुयाना चली गईं। पर मार्सेलीन के लिए यह वैसा पुनर्मिलन नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। उन्होंने देखा कि वो अपनी दोनों प्रेमिकाओं के साथ शानदार लॉज में थे, जबकि उन्हें परिसर के एक छोटे कॉटेज में अलग थलग कर दिया गया। दूसरों से थोड़ा बेहतर था, लेकिन बिल्कुल भी शानदार नहीं था। लेकिन उन्होंने स्थिति स्वीकार कर फिर भी पति और चर्च का बचाव करते हुए बार बार अमेरिका जाती रहीं।
वो समझदार थीं, इसलिए बच्चों की सुरक्षा के लिए पैसे अलग अलग खातों में ट्रांसफर करने लगीं, ताकि अगर वे कभी जॉन्सटाउन से निकलना चाहें। जाहिर है, जोन्स को इसकी जानकारी हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। एक खराब साल खत्म होते ही जोन्स की मां लिनेटा, जो जॉन्सटाउन में अपने बेटे के साथ थीं, 9 दिसंबर को कार्डियक अरेस्ट से चल बसीं। उन्हें जॉन्सटाउन बस्ती के पास दफनाया गया था। जोन्स पर दबाव था कि वह जॉन विक्टर को उसकी मां को लौटाएं। जोन्स ने सभा को बताया कि अमेरिकी सरकार जॉन को लेने के लिए दृढ़ है, इसलिए अगर कैंप पर हमला हो तो उन्हें लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने रूस भागने का सुझाव दिया और फिर मरने के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने इन देर रात की आपातकालीन प्रवचनों को व्हाइट नाइट्स कहा। पृष्ठभूमि में जोन्स अपने भरोसेमंद सहयोगियों से जहर देकर सामूहिक आत्महत्या की संभावना पर गुप्त रूप से बात कर रहे थे। 16 फरवरी 1978 को जोन्स ने स्पीकर सिस्टम पर घोषणा की, एक व्हाइट नाइट। जब उनके अनुयायी पैविलियन में इकट्ठा हुए तो उन्होंने उन्हें बताया कि एक हमला होने वाला है और सभी की मौत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि उन्हें जीतने देने के बजाय सभी को आत्महत्या कर लेनी चाहिए। इसलिए उन्होंने सभी बसने वालों को एक कतार में खड़ा कर दिया, जिसमें एक कप दिया गया जिसे विशेष रूप से तैयार किए गए तरल से भरा जाता था, जो लगभग 45 मिनट में उन्हें मार देगा। ज्यादातर लोगों ने जैसा उन्हें बताया गया था वैसा ही किया, और जो लोग असहमत थे उन्हें कैंप के गार्ड्स ने जबरदस्ती किया और सबसे पहले उन्हें ही पीने के लिए मजबूर किया। कुछ लोग खुश थे क्योंकि वे सामूहिक आत्महत्या को क्रांतिकारी कदम मानते थे। कुछ लोग मान रहे थे कि ये जोन्स का एक और टेस्ट है, जैसा उसने वाइन के साथ किया था। वे सही थे। सभी के मिश्रण पीने के बाद जोन्स ने कहा कि वे ठीक रहेंगे, और यह सिर्फ ये जांचने का टेस्ट था कि क्या वे मकसद के लिए जान देने को तैयार हैं। जोन्स खुश था कि वह अपने अधिकांश अनुयायियों पर अब भी नियंत्रण रखता है, और यह टेस्ट साबित करता था कि वे उसके आदेशों का पालन करेंगे। टेस्ट के बाद जोन्स ने कैंप के डॉक्टर को निर्देश दिया कि वो 1 पाउंड सोडियम साइनाइड मंगवाए, जो 1800 लोगों को मारने के लिए काफी था। जोन्स पर दबाव बढ़ रहा था, उसे सरकार का समर्थन नहीं मिल रहा था, और जॉन विक्टर की कस्टडी का मामला उसकी सेहत पर असर डाल रहा था। वो दवाओं पर अधिक निर्भर होकर कुछ दिनों में ट्रैंक्विलाइजर से पूरी तरह अक्षम हो जाता था। वो केवल तभी होश में और बिना नशे के रहता था जब उसे गुयाना अधिकारियों या अमेरिकी राजनयिकों से मिलने की उम्मीद होती थी, जो जॉन्सटाउन की गतिविधियों को लेकर चिंतित थे। जोन्स के लिए एक और झटका मई 1978 में आया, जब उसकी सबसे भरोसेमंद अनुयायियों में से एक डेबी लेटन जोन्सटाउन से भाग गई। डेबी टेम्पल बच्चों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए जॉर्जटाउन गई थी, लेकिन वह समूह से अलग होकर अमेरिकी दूतावास गई, जहां उसने सुरक्षा और अमेरिका लौटने में मदद मांगी। डेबी ने बयान में कहा कि जोन्स जॉन्सटाउन में सामूहिक आत्महत्या की योजना बना रहा है, और वो न्यूयॉर्क जाने वाले विमान से गुयाना से भाग गई। डेबी अपनी कैंसर पीड़ित मां लिसा को पीछे छोड़ गई, जो दिसंबर 1977 में डेबी के साथ जॉन्सटाउन आई थीं। लेकिन जल्द ही डेबी ने जिम जोन्स की बनावटी छवि में दरारें देख लीं। ये बात तब और पक्की हो गई जब उनकी मां की कैंसर की दवा जॉन्सटाउन पहुंचते ही उनसे छीन ली गई। लेटन परिवार पीपल्स टेम्पल में गहराई से शामिल था। डेबी के भाग जाने के बाद जिम जोन्स ने आदेश दिया कि उनका भाई लैरी, जो कैलिफोर्निया में ही रह गया था, वो जितनी जल्दी हो सके जोन्सटाउन पहुंच जाएं। जब लैरी पहुंचा तो उसे अपनी बहन के भाग जाने के बारे में पता चला, और ये भी कि उसकी मां लीसा कैंसर से मर रही थीं। लैरी भविष्य में नरसंहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था। जब डेबी लेटन अमेरिका पहुंची तो उसने पीपल्स टेम्पल और उसके नेता के अप्रिय पहलुओं के बारे में 11 पन्नों का हलफनामा दिया। उसने बताया कि जोन्स ने जॉन्सटाउन में बुजुर्गों से सामाजिक सुरक्षा चेक जब्त किए, साथ ही काम के घंटे, खराब पोषण और सामूहिक आत्महत्या की संभावना बताई। उसने दावा किया कि मंदिर के बैंक खाते, जो दुनिया भर में हैं, कम से कम $10 मिलियन के थे। इन खुलासों ने अमेरिकी अखबारों में सुर्खियां बटोरी, लेकिन हैरानी ये रही कि लीसा और लैरी लेटन ने डेबी की जगह जोन्स का समर्थन किया। डेबी एक प्रभावशाली भगोड़ी थीं, और उन्होंने चिंतित रिश्तेदारों के साथ मिलकर जॉन्सटाउन से प्रियजनों को बचाने का प्रयास किया। डेबी के भागने के बाद जोन्स का संदेह बढ़ गया, और अब वो कैंप में कुछ ही लोगों पर भरोसा करता था।
इसमें उसकी पत्नी और 2 प्रेमिकाएं कैरोलिन व मारिया थीं। लेकिन वह अपनी नर्स एनी मूर, जो कैरोलिन की छोटी बहन थी, के भी और करीब आता जा रहा था। एनी जोन्स के प्रति समर्पित थी और अपना ज्यादातर समय उनके साथ बिताती थी, उनकी देखभाल करती थी और उनकी मांग पर उन्हें दवाइयां देती थी। वो उनकी बहुत हिफाजत करने लगी थी और अब हमेशा उनके साथ रहती थी। जहां एनी जोन्स समर्थन में अडिग थीं, वहीं अन्य, जिनमें उनके वयस्क बेटे भी थे, ऐसा नहीं थे। जोन्स ने कुछ आपत्तिजनक अनुयायियों को नशा देकर नियंत्रित करने की कोशिश की। एनी उन्हें शांतिदायक दवा देने का इंतजाम करती थी, मूल रूप से उन्हें शांत रखने और उन्हें पंथ छोड़ने या अपनी चिंताएं अन्य अनुयायियों से साझा करने से रोकने के लिए। उन्हें जोन्सटाउन की सुरक्षा टीम द्वारा पकड़ कर रखा जाता था और इंजेक्शन दिया जाता था। इसके बाद उन्हें एक्सटेंडेड केयर यूनिट नामक जगह में रखा जाता था। कुछ लोग निराश हो रहे थे, तो जोन्स ने उन्हें फिर से अपने पक्ष में करने और सहानुभूति पाने के लिए अपना आखिरी दांव खेलने का सोचा। 8 अगस्त 1978 को जोन्स ने अपने स्पीकर पर बताया कि उसे आखिरी स्टेज का लंग कैंसर है। उसका लक्ष्य था कि वह इतना लंबा जी सके कि जिम्मेदारी किसी नए नेता को सौंप दे। उसने सभा को यह भी बताया कि वह पीड़ा में है और उसकी पहले से ही सीमित उम्र और भी कम हो जाएगी अगर जॉन्सटाउन में कोई भी कुछ नुकसानदायक करता है। जोन्स ने यह भी समझाया कि जितनी भी चमत्कारी इलाज उसने किए थे, अब वह खुद को सुनना भूल गया है। इस घोषणा से उसके कई अनुयायी डर गए, जबकि जिसे बाद में एक डॉक्टर ने पूरी तरह झूठा बताया। जोन्स ने यह दिखावा जारी रखा, यहाँ तक कि उसके बेटे भी मानने लगे कि वह कैंसर से मर रहा है और कोई भी तनाव उसकी जिंदगी घटा सकता है। इस घोषणा से कैंप का तनाव कम हो सकता था, लेकिन अमेरिका में जॉन्सटाउन में दुर्व्यवहार और मानवाधिकार उल्लंघनों की रिपोर्टों के बाद जांच की मांग बढ़ गई थी। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जो व्यक्ति आगे आया, वह कैलिफोर्निया के कांग्रेसमैन लियो रयान थे। रयान को पीपल्स टेम्पल में रुचि थी, क्योंकि वह एक पूर्व सदस्य के पिता के मित्र थे, बॉब ह्यूस्टन, जिनका शत-विच्छत शव 5 अक्टूबर 1976 को रेलवे ट्रैक के पास मिला था। 3 दिन बाद ह्यूस्टन की अपनी पूर्व पत्नी से पीपल्स टेम्पल छोड़ने पर टैप की गई फोन कॉल सामने आई। हालांकि कभी कुछ साबित नहीं हुआ। उनकी अप्रत्याशित मौत और करीब 8 पूर्व टेम्पल सदस्यों की मौतें इस आंदोलन से जुड़ी मानी जाती हैं। रयान को भी कंसर्न्ड रिलेटिव्स नामक समूह के नेता टिमोथी स्टोविन और जोन्स के बीच चल रही कस्टडी की लड़ाई के बारे में पता था, इसलिए वे खुद जॉन्सटाउन देखने गए कि वहां क्या हो रहा है। 1 नवंबर 1978 को रयान ने घोषणा की कि वो सरकारी जांच के तहत जॉन्सटाउन का दौरा करेंगे। शुरुआत में इसमें प्रेस और रयान के कुछ स्टाफ शामिल होने थे, लेकिन जैसे ही मीडिया को इस यात्रा के बारे में पता चला, तो रयान के साथ जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई, जिसमें अन्य लोगों के अलावा मंदिर के सदस्यों के चिंतित रिश्तेदार भी शामिल हो गए। 14 नवंबर 1978 को रयान 17 पीपल्स टेम्पल सदस्यों के रिश्तेदारों के साथ, जिनमें टिम और ग्रेस स्टोविन भी शामिल थे, साथ ही कई अखबार के रिपोर्टर और एक NBC टीवी टीम के साथ गुयाना गए। जिम जोन्स को दौरे की खबर मिलते ही उनके कानूनी सलाहकार ने सख्त शर्तें लगाने की कोशिश की। उन्होंने गुयाना सरकार से भी मदद मांगी, जो इस दौरे से नाखुश थी। रयान ने जोर दिया कि वे जॉन्सटाउन में जरूर जाएंगे, चाहे जिम जोन्स अनुमति दें या नहीं। जोन्स को रयान के साथ आए सभी सदस्यों के बारे में जानकारी दी गई थी, और जब उन्हें पता चला कि ग्रेस और टिम भी उनमें शामिल हैं, तो वे खास तौर पर गुस्से में आ गए। वो किसी भी हालत में उन्हें जॉन्सटाउन में कदम रखने नहीं देना चाहता था। 3 दिनों तक रयान ने जोन्स के कानूनी सलाहकार के साथ बातचीत जारी रखी और जॉन्सटाउन में प्रवेश पाने की कोशिश में दूतावास के कर्मचारियों और गयाना के अधिकारियों के साथ जल्दी बैठकें की। जिम अडिग रहा कि मेहमान नहीं आएंगे। वह कॉटेज में बंद रहा और सिर्फ फोन पर बात करता था। रयान हार नहीं माने और जॉर्ज टाउन के लहामा गार्डन मंदिर मुख्यालय गए, जहां उन्होंने रेडियो से जोन्स से बात करने की मांग की। शेरॉन एमोस, जो वहां मौजूद मंदिर की सबसे वरिष्ठ सदस्य थीं, ने रयान से कहा कि उनका दौरा पहले से तय नहीं था, इसलिए वे ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जब रयान ने देखा कि मंदिर मुख्यालय में कोई धार्मिक चित्र या प्रार्थना नहीं है, उन्होंने पूछा कि पीपल्स टेम्पल सच में चर्च है या नहीं। और जब वे वॉशिंगटन लौटे, तो वे यह जांचेंगे कि क्या पीपल्स टेम्पल वास्तव में उस टैक्स फ्री दर्जे का हकदार है जो उसे अभी मिला हुआ है। यह छुपी हुई धमकी जोन्स तक पहुंचा दी गई और उन्होंने रायन की सीमित यात्रा की संभावना पर चर्चा शुरू कर दी।
और जब मार्सिनाइन ने असामान्य रूप से हस्तक्षेप किया ताकि उन्होंने जो सालों में बनाया था उसे बचाया जा सके, तो आखिरकार जोन्स ने मान लिया कि रायन आ सकते हैं। 17 नवंबर को रायन के साथ उनके कानूनी सलाहकार जैकी स्पीयर, उनके डिप्टी चीफ ऑफ मिशन रिचर्ड डायर्स और नेविल एननबॉर्न शामिल थे। गयाना के सूचना मंत्रालय के साथ साथ 9 पत्रकार और कंसर्न्ड रिलेटिव्स के 4 प्रतिनिधि एक छोटे विमान में सवार हुए ताकि वे जॉन्सटाउन से कुछ मील बाहर पोर्ट कटुमा के एक हवाई अड्डे तक जा सकें। विमान से उतरते ही यात्रियों का सामना कई गंभीर जॉन्सटाउन निवासियों से हुआ। उन्हें बताया गया कि सिर्फ रायन, स्पीयर और डोयर को ट्रक से जॉन्सटाउन जाने की अनुमति है। पीपल्स टेम्पल के वकीलों के साथ जब वे पहुंचे, मार्सेलिन ने उनका स्वागत किया और बस्ती दिखाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन रायन ने मना कर दिया। वो जिम जोन्स से बात करना चाहता था और 1.5 घंटे की मनाने के बाद जिम जोन्स अपने हमेशा वाले काले चश्मे पहनकर बाहर आया। रायन ने जोन्स को समझाया कि जॉन्सटाउन के चारों ओर चल रहे विवाद को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि वो अपने बाकी साथियों को अंदर आने दें ताकि वे खुद अपनी आंखों से वहां की स्थिति देख सकें। जोन्स ने अनिच्छा से मंजूरी दी, लेकिन शर्त रखी कि वहां नेशनल इंक्वायरर के जॉर्डन लिंडसे न हों। रायन ने सहमति दी। ट्रक एयर स्ट्रिप लौट गया और बाकी मेहमानों को अंदर आने दिया गया। बसने वालों ने दौरे के लिए सब कुछ सही दिखाने और ताजा खाना तैयार करने में मेहनत की थी। जिम जोन्स ने अच्छा प्रभाव डालने का संकल्प लिया था। पीपल्स टेम्पल के सदस्य आगंतुकों से खुलकर बातें कर रहे थे और रायन और उनके सहायकों को वहां किसी को जबरन रोके जाने का कोई सबूत नहीं मिला। उन्हें भरपूर खाना परोसा गया और खाने के बाद जॉन्सटाउन बैंड ने उनका मनोरंजन किया। जोन्स ने तो यहां तक कि पत्रकारों को उनका इंटरव्यू लेने की भी अनुमति दी। शाम को रायन ने सभा को संबोधित कर बताया कि वे क्यों आए हैं और निवासियों से बात की है। वो इस बात से आश्वस्त थे कि जॉन्सटाउन के बारे में जो आरोप लगाए गए हैं वे गलत हैं और उनमें से कुछ ने उन्हें बताया कि वहां रहना उनके जीवन की सबसे अच्छी बात है। रायन का स्वागत तालियों और जयकारों से हुआ। सभी आगंतुकों को जॉन्सटाउन में रात रुकने की अनुमति नहीं थी। कुछ को ट्रक से पास के शहर भेजा गया, लेकिन रायन को यह खबर मिली थी कि एनबीसी के एक रिपोर्टर डॉन हैरिस को शाम के दौरान 2 निवासियों वर्नन कॉस्नी और मोनिका बैगबी ने एक नोट दिया था। नोट में लिखा था, कृपया हमें जॉन्सटाउन से बाहर निकलने में मदद करें। रायन ने बाद में उस जोड़े से वादा किया कि वह उनकी मदद के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करेंगे और जब वह अगले दिन रवाना होंगे तो उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। माना जाता है कि जिम जोन्स को इस पलायन की जानकारी थी। अगले दिन जॉन्सटाउन छोड़ना चाहने वाले 11 बसने वाले जंगल के रास्ते भाग निकले। उन्हें लगा उनकी गैर मौजूदगी का पता नहीं चलेगा क्योंकि सब लियो रायन के दौरे में व्यस्त थे। लियो रायन नाश्ते पर बैठे। जोन्स को भी आना था पर वे नहीं आए। फिर भी रायन को चिंता नहीं थी। वो जल्दी में थे ताकि निवासियों से सवाल जवाब शुरू कर सकें और पता कर सकें कौन उनके साथ जाना चाहता है। जो लोग पिछली रात कैंप में नहीं थे वे लौटे और मार्सेलिन ने उनका स्वागत कर नाश्ता कराया और कैंप दिखाया। लेकिन दौरा बहुत बनावटी था और ऐसा लग रहा था कि सभी ने जो कुछ भी कहा उसमें वे पूरी तरह से अभ्यास कर चुके थे। रिपोर्टरों को शक होने लगा और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि मार्सेलिन उनसे कुछ बातें छुपाने की कोशिश कर रहा था। इस बीच रायन और स्पीयर अभी भी बसने वालों से बात कर रहे थे। दोपहर में जिम जोन्स परेशान दिखा क्योंकि उसे पता चला कि 11 भगोड़े जंगल के रास्ते भाग गए थे। अब उसका सामना 15 सदस्यों से था जो रायन के साथ जाना चाहते थे और मार्सेलिन और जोन्स की बातचीत के बावजूद वे अपने जाने के फैसले पर अडिग थे। रायन ने अलग होने वालों को आश्वस्त किया। बाकी लोग उनका सामान पैक कर रहे थे, लेकिन कैंप का माहौल तनावपूर्ण था। जो माहौल कभी स्वागतपूर्ण था अब वो साफ तौर पर शत्रुतापूर्ण हो गया था और हालात को और खराब करने के लिए एक तूफान आ गया। काले बादलों से कैंप और अंधेरा हो गया। कड़ाके की ठंडी हवा झोपड़ियों के बीच सनसनाई और फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। बसने वाले और भगोड़े सभी शरण के लिए मंडप में इकट्ठा हुए, लेकिन तनाव साफ था। रायन ने भगोड़ों से पासपोर्ट मांगा। उन्हें पासपोर्ट और यात्रा के पैसे मिल गए। रायन को लगा उसका मिशन लगभग पूरा हो गया है। उसे खुद, अपनी टीम और भगोड़ों को जॉन्सटाउन से जल्द निकालना था, इससे पहले कि हालात बिगड़े।
मौसम के कारण सब कुछ देर हो रहा था और 15 अतिरिक्त यात्रियों के लिए रायन को एक और विमान चाहिए था। हालांकि 15 लोग उम्मीद से कहीं कम थे ही, वो लगभग 90 लोगों की उम्मीद कर रहे थे। पिछली बातों को देखते हुए अगर जोन्स ने उन 15 लोगों को जाने दिया, साथ ही 11 लोग जो जंगल के रास्ते भाग गए, तो यह जोन्स के लिए एक अच्छा नतीजा था। इसका मतलब था कि सिर्फ 3% जॉन्सटाउन की आबादी छोड़ रही थी। यह आंकड़ा उन सभी सिद्धांतों को खारिज कर देता है जो अमानवीय व्यवहार और बसने वालों को उनकी इच्छा के खिलाफ रोके रखने के बारे में थे। यह कंसर्न रिलेटिव्स को चुप कराने के लिए काफी था। अब उनके पास सवाल उठाने का कारण नहीं था। फिर भी जोन्स ने 26 अनुयायियों के पलायन को मुक्ति नहीं माना। उन्होंने इसे व्यक्तिगत विश्वासघात के रूप में लिया और बहुत आहत हुए। उनकी बेवफाई ने उसके विकृत और सशंकित दिमाग में अंत की शुरुआत कर दी। तूफान गुजरते ही आगंतुक और दलबदलू जाने को तैयार थे। वे सभी एक ट्रक में सवार हो गए, लेकिन जैसे ही वे जाने की तैयारी कर रहे थे, सेटलर एल साइमन अपने 2 बच्चों को पकड़े हुए ट्रक की ओर दौड़े। उन्होंने कहा कि वह जाना चाहते हैं, लेकिन उनकी पत्नी ने जोर दिया कि वह यही रहना चाहती हैं और वह उससे उसके बच्चे नहीं ले जा सकते थे। जैसे ही हंगामा बढ़ा, रायान ने घोषणा की कि वह पीछे रुकेंगे और उस जोड़े के लिए मध्यस्थ के रूप में काम करेंगे, ताकि देखा जा सके कि वे किसी समझौते पर पहुंच सकते हैं या नहीं। उन्होंने अगले दिन जाने पर सहमति दी। उन्हें लगा शायद और भी लोग जाना चाहेंगे, लेकिन अशुभ रूप से जोन्स और उनके सबसे भरोसेमंद अनुयायी हंगामे के दौरान देख रहे थे और आपस में फुसफुसा रहे थे। जैसे ही ट्रक चला, बाकी लोगों ने ताने मारे। एक नाटा दुबला आदमी पोंचो पहने ट्रक की ओर भागा और बोला कि वह भी जॉन्सटाउन से भागना चाहता है। वह आदमी लैरी लेटन था। जाने वाले समूह को तुरंत शक हुआ। लैरी जोन्स के सबसे समर्पित अनुयायियों में से एक था। वो जिस आदमी की पूजा करता था, उसे कभी नहीं छोड़ता। फिर भी चिंताओं के बावजूद ट्रक पर चढ़ गया। ट्रक के जाते ही रायान मंडप पर जोन्स के कानूनी सलाहकारों से बात कर रहे थे। तभी डॉन स्लाई नाम का एक बसने वाला रायान के पीछे से दौड़ा और उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। रायान की किस्मत अच्छी थी कि दोनों कानूनी सलाहकारों ने स्लाई को गिरा दिया, इससे पहले जोन्स उसे घसीटता। जॉन्सटाउन के सुरक्षा गार्ड्स। रायान पर इस बेमतलब हमले ने सब बदल दिया। यह निश्चित था कि यह जोन्स के आदेश पर हुआ था, लेकिन अब जॉन्सटाउन के वकील एक सांसद की जान लेने की कोशिश के नतीजों को लेकर चिंतित थे। रायान हमले से इतने हिल गए कि तुरंत वहां से जाना चाहते थे। उनकी किस्मत अच्छी थी कि ट्रक आगे कीचड़ में फंस गया और रायान कीचड़ में लड़खड़ाते हुए बाकी लोगों के साथ भाग निकले। जॉन्सटाउन। रिचर्ड डॉयर ने बहादुरी से सहमति दी कि वे सुरक्षित निकलने के बाद जॉन्सटाउन लौटेंगे और सिमंस को ढूंढेंगे। प्रस्थान के बाद जोन्स के वकीलों ने घोषणा की कि सिली के दुर्भाग्यपूर्ण हमले को छोड़कर दौरा अच्छा रहा, लेकिन जिम जोन्स सहमत नहीं थे। उन्हें पता था कि आगे क्या होने वाला है। इसी बीच 7-8 हथियारबंद लोग ट्रैक्टर ट्रेलर पर जॉन्सटाउन से बाहर निकल गए थे। हथियारबंद लोगों के जॉन्सटाउन से निकलने के कुछ ही देर बाद जिम जोन्स फोन पर बेटे जिमी से बात कर रहे थे, जो जॉर्जटाउन में अपने भाइयों स्टीफन और टिम के साथ जॉन्सटाउन बेसबॉल टीम में थे। जिमी ने यह कॉल मंदिर के मुख्यालय लाहामा गार्डन्स में प्राप्त की। उसके पिता ने बस इतना कहा, तुम मिस्टर फ्रेजर से मिलने जा रहे हो? यह एक कोड था जिसका मतलब था कि अब सबकी मौत होने वाली है। शेरोनिमोस, जोन्स की समर्पित अनुयायी, मुख्यालय में थीं और योजना जानती थीं। जिमी को डर था कि वो ये संदेश सैन फ्रांसिस्को के टेम्पल कार्यालय भेज देंगी। जिमी और उसके भाई अपने पिता का मन बदलने की पूरी कोशिश कर रहे थे और स्टीफन ने बास्केटबॉल कोच ली इंग्राम से कहा कि वह सैन फ्रांसिस्को ऑफिस को रेडियो पर संदेश भेजें और उन्हें बताएं कि जब तक उनकी तरफ से कोई खबर ना मिले तब तक कुछ भी ना करें। फिर दोनों भाई मदद बुलाने के लिए तेजी से बाहर भागे। इसी दौरान रायन और अन्य भागने वालों का ट्रक पोर्ट कटुमा एयरस्ट्रिप पहुंचा, जहां वे विमान में चढ़ने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वहां कोई विमान नहीं था। आखिरकार 2 विमान आए, लेकिन उनमें सभी यात्रियों के लिए जगह नहीं थी। इसलिए यह तय किया गया कि सभी भागने वाले और मीडिया क्रू के सदस्य विमान से चले जाएं। विमान में चढ़ने से पहले मीडिया ने अंतिम इंटरव्यू मांगा, लेकिन जैसे ही इंटरव्यू खत्म हो रहा था और यात्री विमान में चढ़ रहे थे, जॉन्सटाउन से आए ट्रैक्टर और ट्रेलर ने रनवे पर उनकी ओर बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे संदेह था,
लैरी लेटन भेदिया निकला। उसने पिस्तौल निकालकर गोली चलाई। ट्रैक्टर ट्रेलर से आए लोगों ने भी गोलियां चलाईं और कई लोग या तो घायल हो गए या मारे गए। वे लोग शांतिपूर्वक ट्रैक्टर में बैठे और चले गए। हैरानी की बात है कि पास खड़े गयाना के 4 सशस्त्र सैनिकों ने हस्तक्षेप नहीं किया और सिर्फ ये भयावह घटना देखते रहे। फायरिंग के शुरुआती सेकंड्स को एनबीसी के कैमरामैन बॉब ब्राउन ने ईएनजी वीडियो में रिकॉर्ड किया था। लियो रयान की मौके पर ही मौत हो गई थी। इससे पहले ग्रेग रॉबिन्सन, डॉन हैरिस और टेम्पल से अलग हुई पैट्रिशिया पार्क्स भी मारे गए। निशाना बनाकर किए गए इस हमले में उन्हें 20 से अधिक गोलियां मारी गईं। जैकी स्पीयर, सुमडोयर रीटरमैन और एंथनी कत्सारिस उन 9 घायलों में शामिल थे। जोन्सटाउन में जिम जोन्स के बेटे लू ने बैठक की घोषणा की। उसकी घोषणा और टेम्पल के सदस्य पेविलियन पहुंचने में कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन वहां पहुंचने पर जोन्स और उसके करीबी सलाहकारों में तनावपूर्ण बातचीत हो रही थी। शिविर के चारों ओर सशस्त्र गार्ड घूम रहे थे, पर अधिकांश सभा को इसकी भनक नहीं थी। रयान के जाने के बाद सहायकों ने अंगूर स्वाद वाले फ्लेवर एड से भरा एक बड़ा धातु का टब तैयार करना शुरू किया, जिसमें वैलियम, क्लोरल, साइनाइड और फेनेगन मिलाए गए। जोन्स ने कहा, मैंने तुम्हें अच्छी जिंदगी देने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने कहा कि विमान में एक व्यक्ति पायलट को गोली मारने वाला है। मुझे पता है, मैंने योजना नहीं बनाई थी, फिर भी ये होने वाला है। वे पायलट को मारेंगे और विमान जंगल में गिर जाएगा। हमारे लिए अच्छा होगा कि जब सब खत्म हो जाए तो हमारे कोई बच्चे न रहें, वरना वे पैराशूट से आकर हम पर उतरेंगे। उन्होंने अनुयायियों से बच्चों और बुजुर्गों के प्रति दयालु बनने को कहा और वह औषधि लें जैसे प्राचीन ग्रीस में लोग लेते थे और चुपचाप पार जाएं, यह कहते हुए कि वे आत्महत्या नहीं कर रहे। ये एक क्रांतिकारी कदम था। प्रवचन के दौरान ट्रैक्टर ट्रेलर जॉन्सटाउन लौटे और लोगों ने विजयी भाव से बताया कि रयान और कुछ अन्य लोग मर चुके हैं। इसी बीच जॉन्सटाउन के डॉक्टर और नर्सें जहर से भरी सिरिंजों के बंडल लेकर आ गईं। ये सिरिंजें शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए थीं। जोस चाहता था कि सबसे पहले बच्चे मरें, जिससे सबकी किस्मत तय हो जाए, क्योंकि माता-पिता और बुजुर्गों के पास अपने बच्चों के बिना जीने का कोई कारण नहीं रहेगा। सशस्त्र गार्ड्स ने सभी को घेर लिया था। बच्चे रो चीख रहे थे और मेडिकल स्टाफ सिरिंज से शिशुओं के गले में जहर डालने लगे। पीपल्स टेम्पल ने जोन्स के लगभग सभी प्रवचनों की रिकॉर्डिंग की थी और ये अंतिम प्रवचन भी इसका अपवाद नहीं था। यह उस रिकॉर्डिंग के कुछ अंश दिए गए हैं, लेकिन सावधान रहें, यह भयानक, बेहद दुखद और परेशान करने वाला है और हम सलाह देते हैं कि इसे सुनने से पहले सावधानी बरतें। कहा जाता है कि माइक्रोफोन कुछ माता-पिता और मरते बच्चों की चीखों से दूसरी ओर था। कृपया अपनी भावनाओं को काबू में रखें। अपनी भावनाओं को काबू में रखें। मुझे बताओ कि ये दर्द नहीं करेगा अगर तुम चुप रहोगे। अगर तुम चुप रहो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी चीखें सुनते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कितनी पीड़ा भरी पुकारें सुनते हो। मृत्यु इस जीवन के 10 और दिनों से 10 लाख गुना बेहतर है। अगर तुम्हें पता होता कि तुम्हारे आगे क्या है, अगर तुम्हें पता होता कि तुम्हारे आगे क्या है, तो तुम आज रात पार जाने के लिए खुश होते। मृत्यु सभी के लिए सामान्य है। एस्किमो लोग इसे सहजता से स्वीकारते हैं। आइए गरिमामय बने, आइए सम्मानजनक बने। अगर आप ये कहना बंद कर दें कि वे मर रहे हैं, अगर आप बड़े लोग इस बकवास को बंद कर दें, तो मैं आपसे कहता हूं कि आप रुक जाएं। अपने बच्चों को उत्तेजित करना जब वे बस शांति से विश्राम करने जा रहे हैं। सैकड़ों बच्चों की चीखें थीं, जिन्हें जॉन्सटाउन के सदस्य और माता-पिता
जबरदस्ती जहर पिला रहे थे। ये इस त्रासदी से जुड़े सबसे कठिन सवालों में से एक को उठाता है। एक व्यक्ति अपने अनुयायियों पर इतना नियंत्रण कैसे रख सकता है कि वो माता पिता को अपने बच्चों को बेरहमी से मारने के लिए मजबूर कर दे। जोन्स ने अनुयायियों से कुछ भी कहा हो, साइनाइड से मरना ना तो बिना दर्द के था, ना ही तुरंत। जब बच्चों के मुंह में सिरिंज से जहर डाला गया तो वे तड़पते, झाग निकलती और सांस के लिए जूझकर बेहोश हो जाते। ये मरने का एक भयानक और डरावना तरीका था। जोन्स की पत्नी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहीं और चिल्लाईं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जोन्स जानते थे कि मार्सेलीन अपने बच्चों के लिए जीती हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें यकीन दिलाया कि उनके 3 बेटे जो जॉर्जटाउन बास्केटबॉल टीम में थे, उनके निर्देश मान चुके हैं और या तो मर गए या मरने वाले हैं। वो जानते थे कि मार्सेलीन अपने बच्चों के बिना जीना नहीं चाहेंगी। उन्हें नहीं पता था कि उनके 3 बेटे त्रासदी रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जॉर्जटाउन स्थित अमेरिकी दूतावास से मदद नहीं मिली। गार्डों को एयर स्ट्रिप फायरिंग की खबर मिली, लेकिन वे शेरोन इमोस को जॉर्जटाउन टेम्पल में खुद और बच्चों की हत्या से नहीं रोक सके, क्योंकि मदद लाने तक बहुत देर हो चुकी थी। शेरोन ने अपने बच्चों लीन 21, क्रिस्टा 11 और मार्टिन 10 को बाथरूम में ले जाकर पहले क्रिस्टा और फिर मार्टिन की हत्या कर दी। इसके बाद उन्होंने लीन से खुद को मारने में मदद करने के लिए कहा और फिर लीन ने खुद पर ही चाकू चला लिया। चारों को खून के तालाब में मरा हुआ पाया गया। जोन्सटाउन में जैसे ही रात होने लगी, चीखें खत्म हो गईं और कैंप में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। इस समय तक बाहरी दुनिया को पता ही नहीं था कि क्या हुआ, लेकिन जैसे ही लियो रयान की हत्या की खबरें बाहर आने लगीं, अचानक सबका ध्यान इस ओर गया और अब ये बस वक्त की बात थी कि पूरी त्रासदी सामने आ जाती, खुल जाती। रविवार 19 नवंबर 1978 को गुयाना डिफेंस फोर्स के सैनिक जोन्सटाउन परिसर में दाखिल हुए। मंजर भयानक था, चारों ओर लाशें थीं। तभी एक बुजुर्ग महिला लड़खड़ाते हुए बाहर आई। उनका नाम हायसिंथ थ्रैश था, उम्र 76 साल। लगता है उन्हें समझ आ गया था और वे बिस्तर के नीचे छुपकर आत्महत्याएं पूरी होने तक इंतजार करते रहे। अक्सर कहा जाता है कि हायसिंथ जॉन्सटाउन की अकेली जीवित बची। शुरुआती प्रेस रिपोर्ट में कहा गया कि 69 वर्षीय ग्रोवर क्लीवलैंड नाम का एक व्यक्ति जीवित मिला था। डेविस। बाकी सभी लोग मर चुके थे, जिसमें बस्ती के कुत्ते और मिस्टर मग्स, पालतू चिंपैंजी जिसे गोली मारी गई थी, शामिल थे। जिस इलाके में लाशें थीं, वह प्लास्टिक कप, फ्लेवर एड पैकेट और सिरिंज बिखरे थे। इस भयावह दृश्य को गर्मी और नमी ने और भी भयानक बना दिया था। इसका मतलब था सड़न काफी बढ़ चुकी थी और कीड़े मकोड़े व हानिकारक जीव लाशों को नोच रहे थे। कई लाशें फूल गई थीं और फट गई थीं। जिम जोन्स पवेलियन में फैले और सूजे पड़े थे। उन्हें गोली मारी गई थी, जैसे उनकी प्रेमिका एनी मूर को भी, जो जोन्स की झोपड़ी में मिली थी। वे दोनों ही ऐसे लोग थे जिनकी मौत गोली लगने से हुई थी। हालांकि मूर ने साइनाइड की घातक मात्रा भी निगल ली थी। बाकी सबकी मौत जहर से हुई थी और कुछ की त्वचा पर फोड़े थे, जो दिखाते हैं कि उन्हें घातक जहर जबरन इंजेक्ट किया गया, शायद जब उन्होंने पीने से मना किया। शुरुआत में ये लेकर भ्रम था कि कितनी लाशें मिली हैं, क्योंकि अनुमान सिर्फ 383 तक थे, जिससे जॉन्सटाउन निवासियों के रिश्तेदारों को उम्मीद मिली थी। हालांकि जल्दी ही यह स्पष्ट हो गया कि यह संख्या बिल्कुल गलत थी और बाद में पुष्टि हुई कि कुल मृतकों की संख्या चौंकाने वाली 918 थी। इसमें हवाई पट्टी पर मारे गए 4 लोग और शेरोन इमोस और उनके 3 बच्चे भी शामिल थे। जोन्सटाउन में करीब 300 बच्चों की मौत हुई, जिसमें मार्सेलीन, जोन्स के गोद लिए बड़े बच्चे लू, एग्नेस और उनके 2 छोटे बेटे कीमो व जॉन भी थे। विक्टर, उनकी प्रेमिकाओं के साथ साथ उनके 5 पोते पोतियों के साथ ही हायसिंथ थ्रैश, केवल 87 मूल जोन्सटाउन सदस्य विभिन्न कारणों से उस अत्याचार से बच पाए। इनमें वे 3 सदस्य शामिल थे जो आत्महत्या के दिन जंगल में भाग गए थे, 16 भगोड़े, जिनमें गद्दार लैरी लॉसन भी शामिल थे, और 11 लोग जो 18 नवंबर की सुबह जंगल में भाग गए थे। 3 अन्य निवासी जो सामान लेने कैंप से बाहर थे, और जोस के 3 बेटे समेत वे सदस्य जो आत्महत्या के वक्त जॉर्जटाउन में थे। इस त्रासदी के सबसे महत्वपूर्ण गवाह जो जीवित बचे वे थे टिम कार्टर,
उनके भाई माइकल और माइक ब्रोकेस, जो आत्महत्या का निर्देश दिए जाने के समय जॉर्जटाउन में थे। उनका सौभाग्य था कि जॉर्जटाउन नेतृत्व ने उन्हें जॉर्जटाउन में सोवियत दूतावास पैसे पहुंचाने भेजा। जैसे ही त्रासदी घटित हो रही थी, टिम कार्टर ने वास्तव में अपनी पत्नी और बेटे को जहर पीकर मरते हुए देखा। इन तीनों को जॉर्जटाउन निवासियों की पहचान के लिए बुलाया गया था, लेकिन सड़ने और दांतों के रिकॉर्ड न होने से 409 से अधिक लोगों की पहचान नहीं हो सकी। इनमें से कई बच्चे और शिशु थे। त्रासदी के बाद नोटबुक्स मिली, जिनसे पता चला कि कुछ सदस्य स्वेच्छा से इस मकसद के लिए मरे थे। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई लोगों ने ऐसा नहीं किया। साथ ही कई पत्र, दस्तावेज और रिकॉर्डिंग भी मिली। इन सबको बहुत ध्यान से खंगालना पड़ा ताकि ये समझा जा सके कि 900 से अधिक लोगों की मौत का कारण क्या था। मौके से बंदूकें, पैसों की गड्डियां और अनभुनाए सोशल सिक्योरिटी चेक के बंडल बरामद हुए। अतिरिक्त जांच के बाद लगभग $7 मिलियन विदेशी बैंकों में छुपाकर रखे हुए पाए गए। प्रॉक्स और कार्टर भाइयों को सुरक्षात्मक हिरासत में लेकर जॉर्जटाउन में छोड़ दिया गया, लेकिन कुछ महीनों बाद जॉर्जटाउन ने फिर एक और जान ले लिया। जब माइकल प्रॉक्स ने 13 मार्च 1979 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें उन्होंने 8 पत्रकारों को आमंत्रित किया, बयान पढ़ने के बाद प्रॉक्स वहां से उठकर बाथरूम में गए और स्मिथ वेस्टन 38 रिवॉल्वर से अपने सिर में गोली मार ली। 918 मृतकों में से 912, जिनमें जोन्स खुद भी शामिल थे, को संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने गुयाना में एकत्र किया। फिर सैन्य कार्गो विमान द्वारा डेलावेयर के डोवर एयरफोर्स बेस ले जाया गया। शवों की आखिरी खेप 27 नवंबर 1978 की सुबह जल्दी पहुंची और बेस के शवगृह को उनकी उंगलियों के निशान लेने, पहचानने और प्रक्रिया करने का काम सौंपा गया। शवों का लैरी लेटन, जिसने पोर्ट कात्सुमा हवाई अड्डे पर कई लोगों पर गोलियां चलाई, को गयानी अदालत ने हत्या के प्रयास में दोषी नहीं पाया था। उसका बचाव यह था कि उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया था। अमेरिका वापस निर्वासित होने के बाद उस पर मुकदमा चला और उसे साजिश, रयान की हत्या और डोयर की हत्या के प्रयास में मदद और उकसावे का दोषी ठहराया गया। लेटन 2002 में पैरोल पर रिहा हुआ और जॉर्जटाउन घटनाओं के लिए आपराधिक रूप से जिम्मेदार ठहराया गया एकमात्र व्यक्ति है। फरवरी 1980 के अंत में एल और जीनी मिल्स, जो पहले डियाना और अल्मा मर्टल थे, कंसर्न्ड रिलेटिव्स के सह संस्थापक, और उनकी बेटी को उनके कैलिफोर्निया स्थित घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एडी मिल्स, जो एल और जीनी के बेटे थे, के शामिल होने का संदेह था, लेकिन उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया। ये मामला अब भी अनसुलझा है। जॉर्जटाउन में मारे गए 400 से ज्यादा लोगों के शव कैलिफोर्निया के ओकलैंड स्थित एवरग्रीन कब्रिस्तान की सामूहिक कब्र में दफनाए गए हैं। उनकी याद में कब्रिस्तान में स्मारक बना है। जिम जोन्स का अंतिम संस्कार हुआ और राख समुद्र में विसर्जित की गई। त्रासदी के बाद जॉर्जटाउन में स्थित परिसर की देखभाल गयाना सरकार द्वारा की गई थी। फिर 1980 के शुरुआती वर्षों में सरकार ने लाओस से आए हुमोंग शरणार्थियों को कुछ वर्षों के लिए फिर बसने की इजाजत दी। 1980 के दशक के मध्य में एक आग लगने से अधिकांश इमारतें नष्ट हो गई थीं, जिसके बाद उनके अवशेषों को सड़ने और जंगल में समा जाने के लिए छोड़ दिया गया। 1998 में जिम जोन्स जूनियर, पंथ नेता के दत्तक पुत्र, एक समाचार दल के साथ वहां गए और पेविलियन के पूर्व प्रवेश द्वार के पास एक जंग लगे तेल ड्रम के अवशेष पाए। जिम ने ड्रम को तुरंत पहचान लिया, क्योंकि व्हाइट नाइट अभ्यास के दौरान पेय मिश्रण तैयार करने के लिए इसी ड्रम का इस्तेमाल होता था। उन्हें विश्वास था कि उसी ड्रम में वह पेय रखा गया था। 18 नवंबर 1978 की शाम को जहर और अंगूर फ्लेवर वाले पंच का मिश्रण 2003 में टेलीविजन क्रू ने इस स्थल को 25वीं वर्षगांठ के विशेष कार्यक्रम के लिए साफ किया था। उन्होंने एक खड़ी कसावा मिल और एक ट्रैक्टर के अवशेष खोजे, जिसे एयर स्ट्रिप शूटरों द्वारा इस्तेमाल किया गया माना गया। एक जनरेटर, एक फाइलिंग कैबिनेट, जोन्स के घर के पास एक पलटा हुआ ट्रक, एक फ्यूल पंप और अन्य छोटे मोटे सामान। जिम जोन्स कोई विरासत नहीं छोड़ गया। पीपल्स टेम्पल भंग हो गया, लेकिन इसने पंथ अनुष्ठान पर ध्यान आकर्षित किया और हाल के वर्षों में धार्मिक संप्रदायों के अधिकारों को सीमित करने के लिए कानून बनाए गए हैं, ताकि अगर सरकार को लगे कि कोई पंथ नागरिकों या खुद के लिए खतरा बन सकता है तो वे हस्तक्षेप कर सकें। अर्बन डिक्शनरी का डोंट ड्रिंक द कूलेड वाक्यांश आमतौर पर ऐसे समूह
व्यक्ति या विचार के लिए होता है जो अजीब या अविश्वसनीय हो। इस वाक्यांश को उल्टे अर्थ में भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ड्रिंक द कूलेड, जब कोई किसी विचार या दृष्टिकोण को मान लेता है। ये वाक्यांश जॉन्सटाउन नरसंहार से शुरू हुआ, जिसमें 900 से अधिक लोगों ने साइनाइड युक्त पेय पीकर जान गंवाई थी। ये वाक्यांश न केवल अजीब है, बल्कि तकनीकी रूप से भी गलत है, क्योंकि जिम जोन्स ने फ्लेवर एड नामक सस्ता विकल्प इस्तेमाल किया था। उसने अनुयायियों को उनकी अच्छाई की भावना को जगाकर जोड़ा था। उसने समाज के सबसे गरीब लोगों को अपना शिकार बनाया, जिन्हें उसने कपड़े, खाना और सम्मान देने का वादा किया था, और सभी को समान रूप से व्यवहार किए जाने की अपनी इच्छा साझा की थी। लेकिन पीपल्स टेम्पल में शामिल होने से किसी को भी असल में कोई लाभ नहीं हुआ, सिवाय जोन्स के खुद के। और अधिकांश सदस्यों ने अपने सभी व्यक्तिगत सामान, साथ ही अपनी धनराशि भी उस मकसद के लिए कुर्बान कर दी, जिसके लिए अंततः उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। जिंदगियां। जिम जोन्स की लोगों पर उसकी जबरदस्त पकड़ और प्रभाव लोगों के दिमाग में हमेशा जिंदा रहेगा। यह सकारात्मक तरीके से नहीं, बल्कि इस बात की याद दिलाने के लिए रहेगा कि एक चालाक धार्मिक नेता, चाहे वह बाहर से कितना भी अच्छा क्यों न लगे, कितना खतरनाक हो सकता है।